Okay, so we are starting with chapter 4 of economic survey. The title is monetary management and financial intermediation. तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं इकोनॉमी के, मॉनेटरी एग्रीगेट्स में क्या क्या परफॉर्मेंस रही है, सारे हमने कवर किए हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एनपीए, ये सारी चीजें है ना। और मॉनेटरी टूल्स जो होते हैं, सीआरआर और एसएलआर, आरआरएलआर, इंटरेस्ट रेट, इन सब की क्या परफॉर्मेंस है। सो फर्स्ट टॉपिक इज, पहली बात जो सर्वे में बोली है, स्टेटस को मेंटेन ऑन रेपो रेट। तो फर्स्ट थिंग इज रेपो रेट। रेपो रेट पे स्टेटस को मेंटेन्ड है। स्टेटस को मतलब सेम, कोई चेंज नहीं है। रेपो रेट क्या होती है? शॉर्ट टर्म के लिए 90 डेज। रेपो रेट, यस, ओके। रेपो रेट इज द रेट, रेपो रेट इज द रेट, इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म, दैट इज 90 डेज। 90 डेज के लिए करते हैं। तो उसमें कोई चेंज नहीं किया है, काफी टाइम से नहीं किया। प्रेजेंट जो रेपो रेट है 4% है और ये डिकेड की लोएस्ट है ना। अब देखो, इससे आप क्या लिंक कर सकते हो, ये लोएस्ट है और कोई चेंज नहीं हो रहा, कम है रेपो रेट, इसका मतलब मनी सप्लाई पंप कर रहा है आरबीआई इकोनॉमी में। कब करेगा? क्योंकि पेंडेमिक के टाइम में ग्रोथ नहीं थी, ओके, मनी सप्लाई अफेक्ट हो रही थी। तो आरबीआई ने क्या इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई है। आरबीआई ने ओवरऑल अगर हम बात करें 1-2 साल की लास्ट, तो इजी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ उनका डिसीजन हमेशा से रहा है। इजी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जिसमें मनी सप्लाई इंक्रीज करी जाती है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस मैम। तो रेपो रेट ज्यादा टाइट नहीं की, इसका मतलब सप्लाई, मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और पंप कर रहे हैं, क्योंकि जितनी मनी सप्लाई होगी उतनी ग्रोथ होगी फिर, ठीक है। नहीं, अभी डिफ्लेशन नहीं है, लेकिन अभी ग्रोथ करने की ज्यादा जरूरत है और इन्फ्लेशन के साथ ही ग्रोथ हो सकती है, राइट। तो इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि ओवरऑल अगर आप आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करो तो इट हैज बीन अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव क्या होता है? सिचुएशन के हिसाब से। और पर्टिकुलरली मैंने एक बार बताया था कि इजी मॉनेटरी पॉलिसी को भी अकोमोडेटिव बोलते हैं। तो इजी मॉनेटरी पॉलिसी रही है, यानी एक्सपेंशनरी जिसको आप बोल सकते हो। क्यों एक्सपेंशनरी? क्यों? क्योंकि उसमें मनी सप्लाई को स्पेंड किया जाता है, राइट। अब कुछ मॉनेटरी एग्रीगेट की अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, जैसे रिजर्व मनी है ना, ब्रॉड मनी। व्हाट इज रिजर्व मनी? रिजर्व मनी क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये देखते हैं रिजर्व मनी और ब्रॉड मनी है क्या। मनी सप्लाई मेजर करने के तरीके हैं, मनी सप्लाई मेजर करने के एग्रीगेट्स हैं। रिजर्व मनी किसको कहते हैं? करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी करेंसी इन फॉर्म ऑफ पेपर और कॉइन है ना। तो करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, नॉट पब्लिक डिपॉजिट, ओके। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, बैंक्स जो अपना डिपॉजिट आरबीआई के पास रखते हैं वो, प्लस अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट से जो डिपॉजिट आ रहे हैं, फॉरेन बैंक से जो आ रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज रिजर्व मनी। देन ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी इज M1, ब्रॉड मनी इज M1, ठीक है। तो देखो, रिजर्व मनी और ब्रॉड मनी यानी जो मनी सप्लाई मेजर करने के एग्रीगेट्स हैं, उनका पोजीशन क्या है? ग्रोथ रेट ऑफ मनी like reserve money and broad money were lower as compared to last year. अगर पिछले साल के कंपैरिजन में अभी देखें तो इनकी ग्रोथ कम है, ठीक है। अब इसका क्या रीजन है? वाई लोअर ही लिखा है ना, बिकॉज करेंसी इन सर्कुलेशन was lower as compared to last year due to fall in precautionary demand for cash. अब यहाँ पर देखो, इसमें जो ग्रोथ रेट रही है वो कम रही है, ठीक है। कम क्यों है? रिजर्व मनी, ब्रॉड मनी इन कंपेरिजन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन क्या होता है? जो पब्लिक के पास हाथ में पैसा है ना, पब्लिक के पास मतलब इकोनॉमी के पास, इन द फॉर्म ऑफ कॉइन एंड करेंसी। अच्छा, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें मोटिव क्या होते हैं? हमने 3 चीजें देखी थी, है ना, ट्रांजैक्शन, स्पेकुलेशन और प्रिकॉशन। अब कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था? कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे इमरजेंसी नीड थी सबको, तो सबने कैश ज्यादा रख रखा था, है ना। प्रिकॉशन था कि अभी पता नहीं कब किसको जरूरत पड़ जाए। तो प्रिकॉशनरी डिमांड जो थी करेंसी की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक, इट वाज हायर, ज्यादा थी। तो करेंसी सर्कुलेशन ज्यादा था इकोनॉमी में, करेंसी सर्कुलेशन ज्यादा था। अब इस साल के कंपैरिजन में, उस साल के कंपैरिजन में अभी करेंसी सर्कुलेशन कम है। कम क्यों है? क्योंकि अब प्रिकॉशनरी डिमांड कम हो गई,
अब लोग थोड़े फ्री हो गए कि नहीं अब नहीं चाहिए होगा एकदम से इतना पैसा, पहले तो ट्रीटमेंट के लिए चाहिए होता था। तो अब क्या हुआ, ये रिजर्व मनी और ब्रॉड मनी भी कम हो गए, क्योंकि ये क्या मेजर करते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन। तो जब करेंसी इन सर्कुलेशन कम हुआ तो ये एग्रीगेट भी, इनकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो दैट इज द पॉइंट कि करेंसी इन सर्कुलेशन जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हुआ है। क्यों कम हुआ है आगे समझ में, क्योंकि लास्ट ईयर प्रिकॉशनरी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि करेंसी सर्कुलेट ज्यादा हो रही थी इकोनॉमी में, अब नहीं है तो अब कम हो रही है। ओके ठीक है, उसकी वजह से डिमांड फॉर कैश ज्यादा थी लेकिन अब नहीं है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, अब डिमांड लिमिटेड है। नाउ देयर इज अ के बारे में इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि ये भी डिक्लाइन पे है सिंस 1718। अब इतना पुराना ट्रेंड है तो आपको ध्यान रखना है कि इट इज ऑन डिक्लाइन सिंस 1718। अभी सिर्फ लास्ट ईयर की बात नहीं हो रही, 2017-18 से डिक्लाइन पे। ओके क्यों डिक्लाइन पे वो देखेंगे, पहले मनी मल्टीप्लायर होता क्या ये देख लो। मनी मल्टीप्लायर मतलब होता है कि जैसे बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक अपने डिपॉजिट से कितना क्रेडिट क्रिएट कर रहा है उसको मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। ओके फिनोमिना इन विच मनी इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। जो लोन दे रहे हैं वो क्या है, मनी क्रिएशन ही है, आपके डिपॉजिट से लोन दे रहे हैं, आगे उससे पैसा ही तो बन रहा है ना। So money is created in the form of creation of credits in economy. It is the maximum limit up to which the money supply is affected as there are changes in the amount of money deposited. मनी मल्टीप्लायर क्या शो करता है कि बैंक में जितना डिपॉजिट हुआ है अमाउंट, ठीक है, जितना भी आपने डिपॉजिट किया है उससे मनी सप्लाई कैसे अफेक्ट हो रही है। मनी सप्लाई कब अफेक्ट होगी, जब उस डिपॉजिट से लोन ज्यादा देंगे, है ना। तो अगर लोन ज्यादा दे रहे हैं, क्रेडिट ज्यादा क्रिएट हो रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ेगी ना। तो ये क्या शो कर रहा है मनी मल्टीप्लायर, कि बैंक के डिपॉजिट में से कितना मनी क्रिएट हो रहा है। ओके मनी मल्टीप्लायर इसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाउ सी ये डिक्लाइन पर है 2017-18 से, है ना। ये शो क्या करता है, वीक क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस अभी भी पूरी हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब मनी मल्टीप्लायर अगर अच्छा है, इसलिए क्या शो करता है, आप जितना डिपॉजिट कर रहे हो इक्विवेलेंटली मनी क्रिएट हो रही है, यानी क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है। अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है इट इज वीक इन आवर कंट्री। ओके अगर क्रेडिट क्रिएशन प्रॉपर होगा तो जिन भी सेक्टर्स में लोन की जरूरत है वहां पे प्रॉपर लोन दे पाएंगे और देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वुड स्टार्ट। ओके तो मनी मल्टीप्लायर की पोजीशन क्या है, ऑन डिक्लाइन, कम है, बहुत ज्यादा अच्छा अभी पोजीशन नहीं है सिंस 2017-18। मनी मल्टीप्लायर इज क्लियर टू एवरीवन, phenomena which shows how much money is created in the form of credit creation from the deposit. Okay लिक्विडिटी की पोजीशन देखते हैं। लिक्विडिटी क्या होती है इकोनॉमिक में, मतलब कैश कितना अवेलेबल है ना। तो देखो 2019 से लिक्विडिटी काफी है, ठीक है, 2019 से लिक्विडिटी सरप्लस में, सरप्लस में मतलब काफी है, कंटिन्यूड सरप्लस मेंटेन्ड बाय आरबीआई सिंस देन टू सपोर्ट ग्रोथ। अब लिक्विडिटी क्यों है, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि आरबीआई ने रेपो रेट कम ही रखी है, ज्यादा चेंज नहीं किया है ना। और इजी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ है हम काफी सालों से। तो जब इजी मॉनेटरी पॉलिसी है तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी इकोनॉमी में, तो लिक्विडिटी ज्यादा होगी। क्लियर, लिक्विडिटी ज्यादा है। अब आरबीआई ये सब क्यों कर रहा है, पैसा क्यों इकोनॉमी में पंप कर रहा है, ताकि ग्रोथ हो, सिंपल। तो लिक्विडिटी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, बिकॉज आरबीआई इज एमिंग टू increase or to support growth in the economy. Okay, so this is the situation of liquidity. अब एक कंसेप्ट आता है जीसैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इकोनॉमिक सर्वे हम जो वगैरह करते हैं ना, ये आपका करंट अफेयर्स ही है, ठीक है। पूरे साल का जो भी अच्छा परफॉर्मिंग स्कीम रही होगी या इंडेक्स रहा होगा वो इसमें मेंशन की जाती है, so that becomes very important. All right, GSAP is what, a secondary market for GSEC acquisition program. G गवर्नमेंट है ना, SAP सेकेंडरी मार्केट फॉर सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, है ना। ये क्या है, जीसैप क्या है, ये बेसिकली एक कमिटमेंट है बाय आरबीआई टू परचेज अ स्पेसिफिक क्वांटम ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की क्या बात हो रही है, आरबीआई ने एक प्रोग्राम लाया, उन्होंने ये बोला कि वी आर कमिटिंग टू परचेज अ स्पेसिफिक क्वांटम ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इनेबल लिक्विडिटी। पहले ही लिक्विडिटी अच्छी है और लिक्विडिटी पंप इन करने के लिए इकोनॉमी में आरबीआई इज सेइंग
कि हम और लिक्विडिटी करना चाहते हैं, तो हम एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम इतना GSEC जो है वो खरीदेंगे सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी से ही खरीदेंगे। फर्स्ट तो क्या होता है, गवर्नमेंट ने इशू कर दिया, RBI को दे दिया, अब RBI किससे खरीदेगा, इकोनॉमी में जितना भी अवेलेबल है वहां से खरीदेगा। ओके, पब्लिक से, प्राइवेट से, है ना। तो RBI ने कमिटमेंट किया GSEP के थ्रू। अब ये GSEP बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको इसका एक फिगर याद भी रख लेना चाहिए। तो RBI ने क्या कहा कि हम परचेज करेंगे। अब RBI परचेज करेगा तो RBI पे करेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, है ना। तो RBI ने इसके थ्रू अभी तक परचेज किया है वर्थ ₹1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ के GSEC परचेज किए, मतलब 1 लाख करोड़ का इक्विवेलेंट लिक्विडिटी पंप की इकोनॉमी में। तो कितनी लिक्विडिटी बढ़ गई होगी एकदम से, है ना। सो दिस GSEP इज इम्पोर्टेंट। GSEP क्या है वो पता होना चाहिए। इट इज अ कमिटमेंट टू परचेज a specific quantum of government security to enable liquidity in the economy. Okay. अब बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में हम देखते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। NPA क्या होता है, वो लोन जो वापस जो डिफॉल्ट कर जाते हैं, या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या तो उनका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं आ रहा, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, स्ट्रेस्ड एसेट हो गया बैंक के लिए वो। ओके, तो NPA जो है, लेकिन ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि NPA के लिए गुड न्यूज ये है कि वो डिक्लाइन हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। ऐसा नहीं कि NPA सॉल्व हो गया, लेकिन डिक्लाइन पे। ओके, continuous decline since 2018-19. Reasons behind this is NPA के लिए गवर्नमेंट और RBI दोनों मिलकर काफी सारे प्रोग्राम्स ला रहे हैं, है ना। जैसे S4A लाए थे, SDR लाए थे, IBC बनाया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ARCs बनाई बहुत सारी, एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी, सब हमने डिस्कस किए। ये सब क्या एम इनका क्या है कि NPA को कम किया जाए बैंकिंग सेक्टर में, जो काफी बढ़ गया था, है ना। तो इन सारे एफर्ट्स की वजह से NPA कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। सो दिस ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट कि कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा सिंस 2018-19। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ध्यान रखना है कि NPA में रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस में फर्क है। तो अगर आपके पास स्टेटमेंट आता है NPA हैज बीन ऑन कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन, सो दैट इज करेक्ट, बट रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस हैव इंक्रीज, सो दैट वुड बी करेक्ट। अब रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस क्या होते हैं? सी, रीस्ट्रक्चर्ड मतलब होता है कोई भी लोन है ना। अब लोन को रीस्ट्रक्चर करवाना मतलब या तो उसका टर्म चेंज कर दो, है ना, या अमाउंट रीपेबल जितना है उसको और डिवाइड कर दो, अगर कोई रीपे नहीं कर पा रहा है तो उसको कहते हैं रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस। मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ द एडवांसेस, मतलब एडवांसेस मतलब लोन, लोन एडवांस करना मतलब लोन देना होता है ना। तो बैंक के एडवांसेस मतलब बैंक ने जो लोन दिए। ओके, तो रीस्ट्रक्चर्ड लोन क्या होंगे? NPA ना हो, अगर किसी को लगता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दोगे तो मैं लोन रीपे कर पाऊंगा, ऐसा कोई कहता है बैंक को, तो बैंक क्या बोलेगा, ठीक है NPA होने से तो अच्छा है कि उसको रीस्ट्रक्चर कर दें, है ना। तो रीस्ट्रक्चर स्टैंडर्ड एडवांसेस में क्या होगा? मॉडिफिकेशन होगा इन द टर्म्स ऑफ द एडवांसेस। मॉडिफिकेशन किसी भी चीज में हो सकता है, टाइम, पीरियड ऑफ रीपेमेंट, रीपेबल अमाउंट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट रेट, है ना। तो ये जो रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस हैं ये इंक्रीज हुए हैं। अब आप रिलेट कर सकते हो NPA को इससे, क्या रिलेशन समझ आ रहा है? तो देखो, रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जहां भी प्रॉब्लम लग रही थी लोगों को वो उसको रीस्ट्रक्चर करवा रहे हैं, तो NPA नहीं हो रहा, तो NPA डिक्लाइन हो रहा है। आ गया रिलेशन समझ में? तो NPA इज डिक्लाइनिंग बट रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस मतलब लोन्स आर इंक्रीजिंग। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है, इंक्रीज, है ना, ड्यू टू। अब ये इंक्रीज क्यों हुए हैं? NPA तो इनकी वजह से डिक्लाइन हुए हैं, और भी एफर्ट किए उसकी वजह से भी, लेकिन रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स जो हैं ये इंक्रीज क्यों हुए हैं? क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे खासकर काफी मोरेटोरियम दिए गए, है ना। मोरेटोरियम क्या होता है? लोन मोरेटोरियम। लोन मोरेटोरियम होता है अ लीगली ऑथोराइज्ड पीरियड दैट डिलेज द पेमेंट ऑफ मनी ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक लोन इंस्टॉलमेंट। लोन से जो पैसा आना है उसको आपने और टाइम दे दिया, सिंपल, इन सिंपल वर्ड। सपोज आपको किसी बैंक को रीपे करना था, है ना, इस महीने में सपोज 2 इंस्टॉलमेंट देनी थी, तो आपको लोन मोरेटोरियम मिल गया। इसका मतलब अब उन्होंने कहा कि चलो 2 महीने में 2 कर देना, 1 महीना और दे दिया, है ना, तो टाइम एक्सटेंड कर दिया, वो होता है लोन मोरेटोरियम। तो लोन मोरेटोरियम कोविड-19 के टाइम पे दिए गए, लोगों के पास अर्निंग नहीं थी, है ना, और खर्चा ज्यादा था, दिए गए। तो मोरेटोरियम इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ कि अब इसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ा ना। मोरेटोरियम देना रीस्ट्रक्चरिंग ही हो गया, 1 महीना नहीं 2 महीना कर दिया, तो टाइम को एडजस्ट कर दिया
और टाइम एडजस्ट करना, ये सब एडजस्ट करना इज रीस्ट्रक्चरिंग। तो रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस इंक्रीज हो गए। आया समझ में? ओके, नाउ सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो एनपीए ऑफ पीएसबी ये भी डिक्रीज हुए, दैट इज अ गुड साइन। जो पब्लिक सेक्टर बैंक के एनपीए थे जो ज्यादा बढ़ रहे थे, यानी उन्होंने जितने लोन दिए थे वो वापस नहीं आ रहे थे, तो उनके एनपीए भी कम हुए। ओके, लेकिन stressed advances ratio of PSBs increased due to rise in restructured advances। एनपीए तो कम हुआ है, लेकिन जो स्ट्रेस्ड एडवांसेस रेशियो है किसके, पीएसबी के, वो इंक्रीज हुए हैं। स्ट्रेस्ड एडवांसेस मतलब स्ट्रेस्ड लोन। ठीक है, ड्यू टू राइज इन रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस। एडवांसेस को रीस्ट्रक्चर किया, ठीक है, तो अब वो क्या है, आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो स्ट्रेस्ड जो लोन है वो बढ़ रहा है, लेकिन एनपीए कम हुआ है। ओके, एनपीए डिफॉल्ट नहीं हो रहा, लेकिन हाँ वो स्ट्रेस में तो है ना अभी, भले आपने थोड़ा भी डिफॉल्ट उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया, लेकिन इट इज अंडर स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस लोन के एडवांस मतलब लोन, ठीक है, लोन एडवांस करना बोलते हैं ना, मतलब लोन दे रहा है बैंक। ओके, तो स्ट्रेस एडवांसेस रेशियो ऑफ पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक वो भी इंक्रीज हुआ है। आ रहा है समझ में? स्ट्रेस मतलब जिस पर कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है, भले ही आपने रीस्ट्रक्चर कर दिया लेकिन अभी वो वापस तो नहीं आया, तो रीस्ट्रक्चर करने से तो और टाइम मिल रहा है, तो वो और बढ़ता जा रहा है। ओके, लेकिन एनपीए मतलब डिफॉल्ट ओवरऑल कम हो रहा है। आया समझ में? तो एनपीए में, रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस में और स्ट्रेस्ड एडवांसेस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एनपीए हैज बीन ऑन डिक्लाइन, रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस हैव इंक्रीज एंड स्ट्रेस्ड एडवांसेस रेशियो ऑफ पीएसबी हैज आल्सो इंक्रीज। सेम चीज है, स्ट्रेस्ड एडवांसेस भी क्या है, जिनको रीस्ट्रक्चर किया है, जब रीस्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ ही रहे होंगे ना, ये स्ट्रेस्ड हैं तभी तो रीस्ट्रक्चर करेंगे। कनेक्ट कर सकते हो, तो सेम चीज है, याद रखना कि इंक्रीज हुआ है। ओके, स्ट्रेस्ड एडवांसेस एनपीए प्लस रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस। मतलब अगर इसको आप फॉर्मूले में देखना चाहो तो फॉर्मूले में क्या होता है, जो हमने रीस्ट्रक्चर्ड लोन देखे वो प्लस उसमें एनपीए ऐड कर दो, है ना, एनपीए ऐड कर दिया। अब एनपीए तो डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि ये बढ़ रहा है इसलिए इंक्रीज हो रहा है, एनपीए तो डिक्लाइन पे है। तो स्ट्रेस एडवांसेस का अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में या कंपोनेंट्स पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेस एडवांसेस, अ टर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज, कुछ भी दे देंगे, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एनपीएस या ग्रॉस एनपीए इन द इकोनॉमी प्लस ऑल द रीस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस। ओके, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है, टीयर 1 प्लस टीयर 2 डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क वेटेड एसेट। लेकिन कंसेप्चुअली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या शो करता है कि बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल है या नहीं। ठीक है, एडिक्वेट कैपिटल है या नहीं। अब देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंप्रूव हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि खराब नहीं हुआ है, ये इंप्रूव हुआ है सिंस 2015-16, तो 15-16 से ये इंप्रूव हो रहा है, कम नहीं हो रहा है बैंक के पास। और दोनों के लिए इंप्रूव हुआ है, प्राइवेट प्लस पब्लिक, प्राइवेट प्लस पीएसबी पब्लिक। ओके, तो दोनों के लिए इंप्रूव हुआ है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अभी इंप्रूव क्यों हुआ है, पब्लिक सेक्टर का भी, खासकर पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो क्यों इंप्रूव हुआ है, गवर्नमेंट ने कैपिटल इन्फ्यूज किए बहुत। हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया कोरोना के टाइम पे और अभी भी बढ़ाएगी, है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक पार्ट यहाँ पे भी तो गया होगा ना, वो भी कैपिटल क्रिएट कर रहा है, राइट। तो गवर्नमेंट ने कैपिटल इन्फ्यूज किया है, सो दैट्स व्हाई सीएआर हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस 2015-16। रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी हैज इंप्रूव्ड। दूसरा, एनपीए कम हुआ है। एसेट्स क्या है, इसके बैंक के एसेट्स क्या है, लोन है, ठीक है। एसेट्स पे रिटर्न इंप्रूव हुआ है, इसका मतलब लोन जितना आना था, जो भी लोन दिया उस पे रिटर्न आ रहा है, इंप्रूव हुआ है। और एनपीए भी रिड्यूस हो गया, तो ज्यादा कैपिटल बचाना आपके पास, जो आपने लोन दिया वो आपका एसेट ही तो था, बैंक का एसेट था, अगर वो डिफॉल्ट नहीं हो रहा तो वो एसेट ऐड हो रहा है, कैपिटल बन रहा है। ओके, तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, और जितना उनका इक्विटी वगैरह में इन्वेस्टमेंट था, इक्विटी शेयर्स में, उनसे भी रिटर्न अच्छा आ रहा है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, सबको समझ में। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंप्रूव हुआ है गवर्नमेंट के इन्फ्यूजन की वजह से, कैपिटल गवर्नमेंट ने स्पेंड की है सेक्टर में,
दूसरा एनपीए कम हो रहा है तो आप वैसे भी रिलेट कर सकते हो कि एनपीए कम है तो गवर्नमेंट की क्या, बैंक के एसेट जो है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। बैंक का एसेट ही तो है ना लोन। अगर एनपीए ज्यादा होते हैं तो क्या होता है, बैंक के एसेट कम हो जाते हैं, डिफॉल्ट हो जाता है ना। ओके, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक दो वर्ड्स आएंगे, वो अच्छे से समझना है। Though various resolution measures and asset reconstruction companies exist in India, but they are concerned with smaller value NPAs. हालांकि अभी भी इंडिया में बहुत सारी ARCs हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, लेकिन हमने NARCL अभी करंट अफेयर्स में भी कवर किया था। वो सब क्या है, छोटे अमाउंट के एनपीए से डील करती है। ओके, कुछ ऐसे भी हैं एनपीए जो बहुत ज्यादा है, जिनकी वैल्यू ज्यादा है ना, तो उनको रिकवर करने के लिए NARCL बनाया गया। ओके, NARCL, National Asset Reconstruction Company. It was constituted on 7 July 2021. NARCL का काम क्या है अभी देखते हैं। It would be majorly owned by PSBs. Sponsor is Canara Bank. अब देखो NARCL का जो मेजर ओनर होगा वो कौन होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक, इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि कौन से एनपीए से डील करेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक वाले। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में सबसे ज्यादा थे ना, तो उसके लिए एक बड़ा एआरसी बनाना जरूरी हो गया था। ओके, तो NARCL किससे डील करेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक से मेजरली। मेजर शेयर इसमें पीएसबी का होगा। इसकी जो लाइफ है, ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई गई है, NARCL के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, क्योंकि NARCL न्यूज में भी रहता है काफी अभी, और NARCL वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी है। तो ऐसा आपको दे देंगे, द टर्म ऑफ NARCL रिसेंटली विच इज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड इज 3 years, 10 years और इनफाइनाइट, लेकिन आपको पता है कि कितनी है, 5 साल। ओके, NARCL वुड बी कैपिटलाइज्ड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। अब आपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो बना दिया, उसको भी कुछ पैसा देना पड़ेगा ना, जिसको वो लगा के फिर रिकवर करेगा लोन्स को। मतलब काम करने के लिए पैसा तो देना ही है ना, तो उसको कैपिटलाइज कैसे किया जाएगा, उसको कैपिटलाइज किया जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट फ्रॉम बैंक। कुछ बैंक हैं जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, जैसे कैनरा बैंक है ना, तो कुछ बैंक इसमें लोन देंगे और कुछ इक्विटी के थ्रू यानी शेयर्स वगैरह के थ्रू ये जनरेट करेंगे। ओके, तो कैपिटलाइज किससे किया जाएगा, डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी, 5 years term and capitalization. Major stake is PSB, public sector bank. इसी कंपैरिजन में अभी हम देखेंगे IDRCL, उसमें मेजर शेयर इज ऑफ प्राइवेट बैंक। ठीक है, तो दोनों के लिए बनाया, ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक को टारगेट कर रही है गवर्नमेंट। अब क्या होगा इसमें, इट कैन एक्वायर स्ट्रेस्ड एसेट्स ऑफ अप्रोक्सीमेट 2 lakh crore अंडर 1585 स्ट्रक्चर। अभी कितने तक के एनपीए एक्वायर कर सकता है उनको करेक्ट करने के लिए, 2 लाख करोड़। ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे फिगर भी देखने को मिल जाते हैं, है ना, कि कितना कर सकता है। तो 2 लाख करोड़ तक के एनपीए को ये मैक्सिमम एक्वायर कर सकता है। और उसका एक रेशो यहाँ पे बताया है 1585 रेशो। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज 1585 रेशो। 1585 रेशो क्या है कि ये जो एक्वायर करेगा 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ में से 15% किसमें करेगा, कैश में, और बाकी का किसमें करेगा, सिक्योरिटीज के फॉर्म में, यानी कैश ज्यादा नहीं रखेगा। ओके, ये जो एक्वायर करेगा 15% इन कैश एंड 85% इन सिक्योरिटी रिसीव्ड। तो दिस इज अ रेशो, ध्यान रखना है बस, ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाना इतना। ये क्या है, कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन, यानी ये जो एक्वायर करेगा दैट एक्विजिशन वुड बी 15% इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड 85% इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसीव्ड। ओके, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, इंडिया, ये भी एआरसी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए इसमें मेजर जो शेयर होगा वो प्राइवेट का होगा, है ना। इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड मेजरली ओन्ड बाय प्राइवेट बैंक। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो कि मिनिमम 50% ओनरशिप जो है ना वो इसमें प्राइवेट बैंक की होनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। तो मिनिमम 51 हो गया, 50 नहीं 51, मिनिमम 51 हो गया, इसका मतलब मेजर हो गया ना वो। 51 के बाद तो कितना बचता है, 49, है ना। तो रेस्ट किसके पास होगा, पीएसबी के पास।
मतलब इसमें 51% प्राइवेट सेक्टर का होगा जो ये एक्वायर करेगी लोन, है ना। प्राइवेट सेक्टर में जितना भी एनपीए हुआ है 51% उसका लेगी और बाकी का पीएसबी का लेगी, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीए लेगी। अब देखो इसका काम क्या है, ये एनएआरसीएल को असिस्ट भी करेगी, एनएआरसीएल को असिस्ट करेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी अभी 21 में सेटअप किया है सितंबर में। ओके, अब इन दोनों का एक रिलेशन हम देखते हैं। इन दोनों का रिलेशन क्या है, एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल का। एनएआरसीएल क्या करेगी, टोटल करेगी उनको कितना हुआ जो भी एनपीए है और स्ट्रेस्ड एसेट्स को एक्वायर करेगी, है ना, इन जनरल एक्वायर करेगी। आईडीआरसीएल क्या करेगा, उसके लिए मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाएगा, असिस्ट करेगा एनएआरसीएल को। अभी देखा था हमने कि एनएआरसीएल को असिस्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट, स्ट्रेस्ड एसेट्स का मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाएगा। और इसका जो टर्म है वो सेम एनएआरसीएल जितना ही होगा। ओके, यानी 5 ईयर को टर्मिनस होगा उसके साथ, यानी जितना एनएआरसीएल होगा उतना ही आईडी, क्योंकि इसको असिस्ट करेगा, दोनों साथ में काम करेंगे। ओके, तो ये कलेक्ट करेगा, एक्वायर करेगा एनपीएस को, और ये उसके लिए मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा कैसे कैसे क्या करना है। ओके, जो आपका क्वेश्चन था कि अगर ये फेल हो जाते हैं तो उसके लिए क्या कुछ सिक्योरिटी है। दिस एंटायर मैकेनिज्म रिक्वायर्स अ बैकअप फ्रॉम द गवर्नमेंट इन केस एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल फेल्स टू रिकवर दी एनपीए। तो क्या होगा, है ना। तो देखो ग्लोबली एक कंसेप्ट चल रहा है बैड बैंक का। कई बार आपने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे, उसमें लिखा रहता है व्हाट इज गुड अबाउट द बैड बैंक। बैड बैंक के बारे में गुड क्या है, तो गुड ये है कि वो एक बैकअप प्रोवाइड कराते हैं। अगर एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल फेल हो जाते हैं तो उनको पैसा कौन देगा, है ना, उन्होंने जो अपना लगाया उनको कौन देगा। तो ग्लोबली एक काम चल रहा है कि ज्यादातर कंट्रीज जो है ना ग्लोबली वो बैड बैंक सेटअप कर चुकी हैं। ठीक है, यूके कर चुका है और आई थिंक मलेशिया, स्विट्जरलैंड, है ना। तो मेन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस से स्टार्ट हुआ है, बैड बैंक वहां पे सेटअप हो चुके हैं। इंडिया में गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अ गारंटी। इंडिया ने भी इसी लाइन में, इसी प्रेसिडेंस को, एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बैड बैंक एज सच एस्टेब्लिश नहीं किया, लेकिन बैड बैंक जो काम करता है वो फंड एलोकेट कर दिया है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी क्या बोला है, 30,600 करोड़ का फंड, बैकअप फंड प्रोवाइड करा है। अगर ये फेल हो जाते हैं तो ये उनको मिलेगा टू कवर दी शॉर्टफॉल बिटवीन एक्चुअल रियलाइजेशन एंड फेस वैल्यू ऑफ दी एसेट। मतलब एनपीएस जितने भी उन्होंने एक्वायर किए, है ना, कि इससे हम पैसा निकालेंगे, ये जो लोन खराब हो चुका है इससे पैसा निकालना ही तो काम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करना, है ना। तो उसका एक्चुअल रियलाइजेशन कितना हुआ है और उसकी फेस वैल्यू कितनी थी। ठीक है, सपोज 1 करोड़ थी और उसमें से कितना एक्वायर किया है, सपोज 90 लाख, है ना। तो जो बचा गैप, उस गैप को इसमें से हम फंड कर देंगे। अगर आप प्रॉपर नहीं उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाए हो तो हम इतना फंड एलोकेट कर रहे हैं उस पर्पस के लिए, जहां जहां जितना भी लैक होगा उसको हम इससे फंड कर देंगे। तो ये बैड बैंक की तरह ही काम करेगा। आया समझ में? अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो 30,600 करोड़ हैव बीन अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट इन केस जो भी एनपीए एक्वायर किया उसका जो फेस वैल्यू था, जितने का वो लोन था, उससे कम आप रिकवर कर पाए हो तो जो डेफिसिट बचा है उसको इससे फंड कर देंगे। क्लियर? ओके, अब ये जो गारंटी 600 करोड़ जिसके लिए अलॉट किया है, ये भी 5 साल के लिए वैलिड है, क्योंकि एनएआरसीएल भी 5 साल के लिए काम करेगा, है ना। इट कैन बी इन्वोक्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन। ये ऐसा नहीं बीच बीच में आप ले सकते हो, जब आपने लिक्विडेशन की प्रोसेस पूरी कर दी तभी इसको इन्वोक कर सकते हो। ऑब्वियसली, ऑब्वियस है ना भाई, आपने पूरा प्रोसेस कर लिया, अब आपको पता है कि हमको इसको इतना रिकंस्ट्रक्ट करना था लेकिन हम इतना ही कर पाए, तो जो बचेगा उसी को गवर्नमेंट देगी ना। ठीक है, अब देखो ये जो गारंटी है 5 साल के लिए होगी और जो प्रोसेस है पूरी कंप्लीट होने के बाद जो है एनएआरसीएल इसको इन्वोक कर सकता है कि अब हमको इतना अमाउंट चाहिए तो आप हमको दे दो। ऑल्सो गवर्नमेंट विल चार्ज अ गारंटी फी। अब यहाँ पर ये नोट करना, गारंटी फी ऑन अमाउंट विच इट गारंटीज विच विल इंक्रीज एनुअली। देखो अगर मान लो आपको एनपीए रिकंस्ट्रक्ट करने का टाइम दिया, 5 साल का आपके पास टाइम है, आपने 5 साल ही लगा दिए पूरे, है ना, और 5 साल बाद अगर आप क्लेम कर रहे हो तो हर साल की फीस आपकी 5 साल इकट्ठा होते होते ज्यादा हो जाएगी। अब ये फीस क्यों लगाई, ताकि आप 5 साल का तो दे दिया लेकिन 1 साल में खत्म करो काम,
जितना ज्यादा करोगे उतना एनुअल बेसिस पे आपको फीस देनी पड़ेगी, अगर आपको ये गारंटी वाला पैसा चाहिए तो। या तो अपने से मैनेज करो, अगर नहीं हो रहा, टाइम भी लगा रहे हो, तो आपको हमको फीस देनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? वापस बताऊं, ये जो गारंटी है गवर्नमेंट कह रही है आपका जो मिसमैच होगा उसको हम कवर करेंगे, लेकिन अगर वो 1 साल से ज्यादा आपको टाइम लगता है तो पर ईयर उसकी फीस लगेगी। अब ये क्यों किया है? ताकि टाइमली हो सके सब कुछ, क्योंकि एनपीए बहुत ज्यादा है, अगर एक एक को रिकवर करने में 5 साल लगाएंगे, एक एक को रिकवर करने में 5 साल लगाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, है ना? तो पर एनम जो है फीस लगा दी। अब क्या है, अगर फीस से बचना है तो 1 साल से पहले खत्म करो। आगे बात समझ में? तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ गारंटी फी एंड अमाउंट विच, और किस पे लगेगी ये फी? जो अमाउंट गवर्नमेंट गारंटी कर रही है, यानी 30,600 करोड़, विच विल इंक्रीज एनुअली, हर साल इंक्रीज होती जाएगी। एक साल निकल गया और ज्यादा देनी पड़ेगी, दूसरा निकल गया और ज्यादा देनी पड़ेगी, ताकि टाइमली रेजोल्यूशन हो सके एनपीएस का। ओके, टू प्रमोट टाइमली रेजोल्यूशन। क्लियर? ओके, नाउ सेकंड थिंग इज अकोमोडेटिव एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट हमने करी थी आरआरएलआर, रेपो रेट बेस्ड लैंडिंग रेट। आरआरएलआर के बेसिस पे एमसीएलआर एडजस्ट होती है। एमसीएलआर वो रेट होती है जिसमें कमर्शियल बैंक लोन देते हैं, ठीक है? तो आरआरएलआर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जब अकोमोडेटिव होगी यानी एक्सपेंशनरी होगी, मतलब कम होगी, तभी एमसीएलआर भी कम होगी। सेम हमने पढ़ा था इजी मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो भी कम रखी गई है ना, विच एडेड मॉनेटरी ट्रांसमिशन, और उसका फायदा लोगों को मिला है, मॉनेटरी ट्रांसमिशन हुआ है। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मतलब आरआरएलआर कम हुई तो एमसीएलआर जो आरआरएलआर से लिंक्ड थे, जिन भी लोन पे वो रेट लिंक्ड थी, जैसे मैंने बताया था कार लोन, हाउसिंग लोन, है ना, तो इसमें लोगों को बेनिफिट मिला है, लोगों ने हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन्स इंक्रीज किए और मनी सप्लाई बढ़ी इकोनॉमी में। ओके, अब हम देखेंगे डीआईसीजीसी एक्ट। ठीक है, इसको देखते हैं अभी। डीआईसीजीसी सबको क्लियर है? एक कंसेप्ट हमने देखा था कि बैंक पे जो आप डिपॉजिट करते हो उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है, और बैंक जो आप इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो क्या काम करता है? इंश्योरेंस। ठीक है, बैंक इंश्योरेंस होती है। बैंक इंश्योरेंस जरूरी क्यों है? बैंक इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि इन केस वो बैंक अगर लिक्विडेशन की प्रोसेस में चला गया तो आपका पैसा चला गया, आपके डिपॉजिट तो कोई इंश्योरेंस तो होनी चाहिए ना। जैसे हमने देखा कि बैंक आपके डिपॉजिट से लोन देते हैं, सारे लोन का एनपी हो गया और बैंक को एनएआरसीएल ने एक्वायर कर लिया, तो अब वो सारा वहां चला गया, आपका पैसा कहाँ जाएगा? कम से कम आपको कुछ इंश्योरेंस मिलना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? बैंक इंश्योरेंस। हमने देखा था डीआईसीजीसी रेगुलेट करता है इसको। अब उसके कुछ प्रोविजन है इसमें, हम देखते हैं डीआईसीजीसी और बैंक इंश्योरेंस, इसके लिए क्या क्या रिसेंट स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। DICGC is DICGC Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation। अब इसके लिए प्रॉपर एक्ट था जिसको अमेंड किया था 2021 में। ओके, इसका काम क्या होता है? इट पेज द इंश्योर्ड डिपॉजिट अमाउंट टू डिपॉजिटर्स ऑफ एन इंश्योर्ड बैंक। इंश्योर्ड बैंक मतलब सारे बैंक। ओके, सारे बैंक इंश्योर्ड होते हैं, उनको होना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं होता कि आप डीआईसीजीसी के इंश्योरेंस कवर से बाहर हो सकते हो, क्योंकि अगर आपको मार्केट में रहना है, एज अ बैंक काम करना है, तो आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी का काम करती है ना डिपॉजिटर के लिए। अगर आपका बैंक बैंकरप्ट हो गया तो बाकी पैसा कहाँ जाएगा पब्लिक का, जो उन्होंने ट्रस्ट की वजह से आपके बैंक में डिपॉजिट किया था। तो वो ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए इंश्योरेंस देना जरूरी है। इंश्योर्ड बैंक मतलब सारे बैंक, आरआरबीज हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, नॉर्मल कमर्शियल बैंक हो गया, है ना, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, जो भी रजिस्टर्ड बैंक की तरह काम कर रहे हैं वो सब इंश्योर्ड होते हैं। ओके, तो ये क्या करता है? इंश्योर्ड डिपॉजिट अमाउंट पे करता है डिपॉजिटर्स को। मान लो आप सबने पैसा जमा किया किसी एसबीआई के बैंक में जमा किया, है ना, और उस पे आपको जो इंश्योरेंस मिल रही है डिपॉजिट पे, वो डीआईसीजीसी ही दे रहा है आपको। ओके, अब ये इंश्योरेंस की नीड क्यों अराइज होती है? रीजंस क्या हो सकते हैं? फॉर विच द नीड मे अराइज ड्यू टू 3 रीजंस। या तो वो बैंक लिक्विडेशन में चला जाए, है ना, यानी इंश्योरेंस कवर की नीड क्यों होती है? हो सकता है ना कि वो एनपी हो गया और उसको लिक्विडेट करने की प्रोसेस चल रही है, तो उसे आप पैसा कैसे लोगे अपना वापस? ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज लिक्विडेशन। सेकंड रीजन वुड बी रिकंस्ट्रक्शन,
जैसे अगर NARCL के पास है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, ओके, या फिर लास्ट इज मर्जर, बिल्कुल ही ठीक नहीं हो रहा, मर्ज कर दिया, जैसे काफी बैंक का मर्जर हो रहा है अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, तो वो बैंक खत्म हो गया ना, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, तो आपका पैसा कहाँ जाएगा? ओके, तो उस पर आपको इंश्योरेंस अगर मिलेगी तो आपका पूरा नुकसान नहीं होगा। क्लियर? ऑलराइट, so that's why the need for insurance, but for a long time, अब लंबे टाइम से क्या हो रहा था, जो डिपॉजिटर्स थे यानी पब्लिक जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, डिपॉजिटर्स वर फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग विच, अब देखो सीरियस प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं, ड्यू टू RBI रेस्ट्रिक्शंस, moratoriums etc, they were unable to get their own money even to the extent of insured value, therefore the act amended in 2021। अब क्या हुआ, कोरोना के टाइम पे मोरेटोरियम वगैरह दिया, फर्स्ट थिंग, मोरेटोरियम से क्या हुआ, टाइम पीरियड बढ़ गया, जो लोन वापस आना था, कई लोगों ने बोला ज्यादा टाइम दो, ज्यादा दे दिया, है ना। अब ज्यादा टाइम देने से क्या होगा, लोन जब आपके पैसे से ही तो लोन गया था, जब वो वापस आएगा तब आपको अपना पैसा मिलेगा। तो दिक्कत क्या हो रही थी कि इंश्योरेंस होने के बावजूद भी लोगों को अपना पैसा नहीं मिल पा रहा था वापस, क्योंकि पूरा तो इंश्योरेंस दे नहीं सकते ना, डिपॉजिट के कुछ सर्टेन परसेंटेज पे ही तो दिया जाता है, तो बाकी का जो पैसा था वो तो लेट आ रहा था मोरेटोरियम की वजह से, अब वो लेट आ रहा है तो बैंक आपको आपका पैसा लेट देंगे। आ रहा कनेक्शन समझ में? तो उन सब की वजह से क्या हो रहा था, लोगों को अपना ही पैसा नहीं मिल पा रहा, दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखा है सीरियस प्रॉब्लम, वो तो है ही, वरना अगर इसको आप रिजॉल्व नहीं करोगे, ठीक है, तो लोग ट्रस्ट खत्म कर लेंगे बैंक से अपना, बैंक में क्यों डालेंगे पैसा, बोलेंगे जब सही होता है तब तो मिलता नहीं है। आ रही बात समझ में? ओके, so that's why this act was amended 2021 में, DICGC एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए गए। अब these amendments are important for you क्योंकि ये पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि recently DICGC act amended act has the following features which one of them is correct or incorrect। तो आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, DICGC के हर एस्पेक्ट में आपको डिटेल में नहीं जाना, आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है क्या काम करता है और मेन इसमें क्या चेंज किए गए हैं, है ना। तो first provision of amendment is new act has introduced interim payment। अब इन्होंने इस प्रॉब्लम को, बात क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को अपना पैसा वापस नहीं मिल पा रहा था, प्रॉब्लम ये है। अब सोल्यूशन देखते हैं उसके लिए क्या क्या किए गए। इंटरिम पेमेंट इंट्रोड्यूस किए गए। इंटरिम पेमेंट क्या होते हैं? इंटरिम मतलब टेम्पररी, इंटरिम पेमेंट, इसके अंडर में क्या होगा, ये पेमेंट कौन करेगा, DICGC करेगा टू डिपॉजिटर्स ऑफ दोज बैंक्स फॉर हुम एनी मॉरेटोरियम हैव बीन इम्पोज्ड बाय द RBI। अगर किसी बैंक पे RBI ने कोई मॉरेटोरियम दे दिया है, ठीक है, तो उसमें DICGC क्या करेगा, उसके डिपॉजिटर्स को एक टेम्पररी इंश्योरेंस दे देगा, क्योंकि जब तक वो मॉरेटोरियम में है तो उसका लोन वापस नहीं आना। सपोज 2 महीने में आना था, 5 महीने में आ रहा है, तो जो 5 महीने तक पैसा कहाँ जाएगा फिर उन लोगों का, जब लोन वापस नहीं आएगा तो डिपॉजिटर्स को अपना पैसा नहीं मिलेगा ना वापस, तो उस टाइम के लिए टेम्पररीली DICGC उनको इंश्योरेंस देगा, यानी उनको कुछ पेमेंट करेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में। आई बात समझ में? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इंट्रोड्यूस्ड इंटरिम पेमेंट एंड दीज पेमेंट्स विल बी मेड बाय DICGC ओनली। ओके, अब RBI वाले मॉरेटोरियम पे ही प्रोविजन क्यों रखा गया, क्योंकि जो मॉरेटोरियम था उन्हीं की वजह से डिले हो रहा था पेमेंट। अभी हमने देखा ऊपर मॉरेटोरियम की वजह से डिले हो रहा था, which was resulting in delay for depositors to access their own money, right? Is it clear? Okay, next point, next provision which was included is टाइमलाइन फिक्स फॉर इंटरिम पेमेंट, और इसका भी फिक्स कर दिया, ऐसा भी नहीं इसमें भी डिले कर रहे हैं, DICGC के लिए भी फिक्स है टाइमलाइन। वो क्या है, 90 डेज मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम 90 डेज में ये इंश्योरेंस देना है इफ द नीड अराइजेस। ओके, मैक्सिमम 90 डेज, डिपॉजिटर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। डेफरमेंट ऑफ रीपेमेंट, DICGC में डेफर अमाउंट कौन सा, रीपेमेंट का अमाउंट due to it from an insured bank to enable rescue efforts for the bank। अब DICGC दोनों के लिए काम करेगा, सिर्फ डिपॉजिटर्स का वेलफेयर देखे ऐसा तो है नहीं, बैंक का भी वेलफेयर देखना उसको, है ना, बैंक पे भी रियल बर्डन हो सकता है ना किसी चीज का। बैंक के लिए क्या किया, DICGC को बैंक को जो पैसा देना होता है, मतलब DICGC को देता है बैंक, ठीक है, बैंक एक पैसा देता है, DICGC सारे इंश्योरेंस कहाँ से देगा, बैंक को, उनको भी कुछ प्रीमियम देना होता है ना। तो वो जो पैसा है, रीपेमेंट जो भी है किसी भी बैंक का, DICGC का जो रीपेमेंट है वो अगर ड्यू है तो उसको डेफर किया जा सकता है,
ठीक है, उसको डेफर करने से क्या होगा, वो पैसा अभी बैंक अपने डिपॉजिटर्स को दे सकता है, बाद में जब वापस आएगा या लोन वापस आएगा उससे डीआईसीजीसी वाला दे देगा। अब आपको इसके एक एक प्रोविजन में जाने की जरूरत नहीं है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, कौन कितना कैलकुलेट करता है, कितना बैंक किसको देते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत टेक्निकलिटीज है, आपको सिर्फ ये भी अगर याद रह जाए ना तो दैट इज मोर देन एनफ। ओके, तो डीआईसीजीसी इस रीपेमेंट के टाइम को डेफर कर सकता है कि चलो बाद में दे देना, अमाउंट को डेफर कर सकता है, ठीक है, अभी आपके पास नहीं है, अभी डिपॉजिटर्स को ही देने के लिए नहीं है, हमको फिर दोगे, तो दोनों के वेलफेयर के लिए सोच रहा है। ओके, नेक्स्ट, टाइमली पेमेंट टू डीआईसीजीसी, पेनल्टी और इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिले। एक तरफ बैंक को बोला कि जो ड्यू अमाउंट वो डेफर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार डेफर कर रहे हो, है ना, एक बार ही डेफर कर लो। अगर बिल्कुल ही छूट दे देंगे तो टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे, जब डीआईसीजीसी को ये नहीं करेंगे तो डीआईसीजीसी इंश्योरेंस कवर कैसे देगा, आ रही बात समझ में। तो उसके लिए भी इन्होंने बोला कि अगर आप बार बार डेफर करोगे और रीपेमेंट नहीं करोगे, जब रिक्वायर्ड है कि आपको रीपे अब करना ही है, तब आपने रीपे नहीं किया टाइम से, तो उसके लिए यू विल बी चार्ज एन इंटरेस्ट रेट एज अ पेनल्टी। ओके, एक पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। ये सब किस लिए किया गया, बस टाइम से पैसा, सारा काम टाइम से हो जाए और डिपॉजिटर का नुकसान ना हो। ओके, नाउ सी आई टोल्ड यू कि जो बैंक्स होते हैं उनको डीआईसीजीसी को एक प्रीमियम देना पड़ता है, एक अमाउंट देना पड़ता है अपने डिपॉजिट का, और उसी में से वो इंश्योरेंस देता है ना। तो वो उस प्रीमियम पे सीलिंग हटा दी, अर्लियर 15 पैसा थी कुछ, नाउ नो सीलिंग, इफ एनी इट विल बी नोटिफाइड बाय डीआईसीजीसी विद प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई। अच्छा, डीआईसीजीसी आरबीआई के अंडर में ही काम करता है ना, तो आरबीआई से परमिशन लेके नोटिफाई करेगा अगर अब कोई सीलिंग आती है तो। अभी तक अब कोई सीलिंग नहीं है, हटा दी गई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो सीलिंग ऑन दैट प्रीमियम। ओके, इसका क्या रीजन हो सकता है प्रीमियम पे सीलिंग हटाने का, देखो इसका मतलब ये है, अगर प्रीमियम पे कोई सीलिंग नहीं है, बैंक ज्यादा अगर प्रीमियम उनके पास अगर ज्यादा है तो ज्यादा भी दे सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी सिर्फ कम ही होता है, ज्यादा भी तो होता है कुछ बैंक के पास। तो अगर वो ज्यादा प्रीमियम देंगे, डीआईसीजीसी ज्यादा इंश्योरेंस दे पाएगा, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ लोन वुड बी कवर्ड अंडर इंश्योरेंस कवर, है ना। अभी तो 5 लाख तक का ही हो पा रहा है, 5 लाख तक के लोन पे ही इंश्योरेंस कवर दे पा रहा है डीआईसीजीसी। अगर ये हटा दी तो बैंक से ज्यादा प्रीमियम आएगा, बैंक से ज्यादा प्रीमियम आएगा तो डीआईसीजीसी ज्यादा अमाउंट के लोन को इंश्योर कर पाएगा, तो ज्यादा डिपॉजिटर्स को फायदा होगा। आगे समझ में। अब देखो ये तो हो गया डीआईसीजीसी वाली बात। अब कुछ अलग अलग सेक्टर्स में लोन की क्या सिचुएशन रही है पूरे साल में, वो हम देखते हैं। जो नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ रही है वो क्या रही है, नॉन फूड क्रेडिट मतलब नॉन फूड, जो फूड से रिलेटेड नहीं ले रहे, मतलब एग्रीकल्चर या फूड प्रोडक्शन के लिए नहीं ले रहे, पर्सनल लोन, एग्रीकल्चर आएगा लेकिन नॉन फूड वाले आइटम, ठीक है, एटसेट्रा, ग्रेजुअली इम्प्रूव फ्रॉम पेंडेमिक पीरियड। अब देखो नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो है वो पेंडेमिक टाइम से धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे। अब इसके पीछे आपको रीजन समझ आ रहा है, पेंडेमिक के टाइम पे रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज ये सब अफेक्टेड थे, सर्विस सेक्टर वाज दी वर्स्ट हिट, है ना, तो अगर वो इम्पैक्टेड थे तो उसके लिए लोन क्यों लिया जाएगा, नहीं आया? मैम उनको अपलिफ्ट करने के लिए तो लेंगे, अपलिफ्ट करने के लिए लेंगे, तब तो ये क्या थे, काम ही नहीं कर रहे थे ना, बंद पड़े थे सारे काम। तो सबसे ज्यादा किसमें हो रहा था, एक तो एग्रीकल्चर आईटी में, से। है ना, और सबसे ज्यादा जो नॉन ह्यूमन कॉन्टेक्ट की सर्विसेज थी, टेलीकॉम हो गया, आईटी हो गया, इनमें हो रहा था सबसे ज्यादा काम। तो बाकी के जब काम ही नहीं हो रहा तो लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही ना। अभी जब बंद ये कि नहीं कर सकते तो क्यों लेंगे लोन, लोन तब लेंगे जब धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस को अपलिफ्ट लिफ्ट किया जाएगा, हटाया जाएगा। ओके, तो तब धीरे धीरे लोन लेना शुरू किया, और ग्रेजुअली अब नॉन फूड की जो क्रेडिट है, यानी नॉन फूड कैटेगरीज, पर्सनल लोन, मतलब कौन हो जाएगा इसमें, पर्सनल लोन में क्या क्या आ जाएगा, ओके, पर्सनल लोन में आ जाएगा होम लोन, कार लोन, ये सब आता है, ठीक है। तो पर्सनल लोन और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो लोन है वो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। ओके, कोई डाउट नहीं। एमएसएमई, एमएसएमई का भी क्रेडिट इंक्रीज हुआ है। एमएसएमई मतलब मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब हमने देखा था फर्स्ट क्लास में आई थिंक कि एमएसएमई और दूसरे सेक्टर्स जो है, जो इंडिया ने इस साल इंडियन गवर्नमेंट ने एक बारबल स्ट्रेटेजी और अजाइल अप्रोच अपनाई, यानी सेफ्टी नेट प्रोवाइड कराया है
ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ये टारगेट रख रहे हैं, टारगेट से पहले वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट भी करना है जो वर्स्ट हिट हुए हैं। तो एमएसएमई के लिए भी क्रेडिट गारंटी की थी, हर सेक्टर को क्रेडिट इंश्योर किया है कि हम इतना क्रेडिट आपको देंगे, तो सब में क्रेडिट जो है वो इंक्रीज हुआ है। एमएसएमई सेक्टर में भी क्रेडिट यानी लोन जितना लिया है वो इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ओके, सर्विस सेक्टर इट इज येट टू रिकवर। अब देखो आप ये देख सकते हो पर्सनल लोन सेम यहाँ पर इंक्रीज हुआ है नॉन फूड क्रेडिट में, तो पर्सनल लोन इंक्रीज हुआ है, एमएसएमई के क्रेडिट इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर वाज द वर्स्ट हिट, वर्स्ट हिट। तो जो कोई चीज अगर सबसे ज्यादा डैमेज होगी तो उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे जब वो रिकवर नहीं हो रही ज्यादा तो लोन नहीं लेंगे, लोन भी रिस्क और उसका रेशो निकाल के लिया जाता है ना, रिस्क वेटेड एसेट है ना। रिस्क वेटेड एसेट क्या होते हैं, कितना आपके लोन में कितने रिस्क है उसको एक वेटेज दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका सेक्टर काम ही नहीं कर रहा जिसके लिए आप लोन ले रहे हो, वो फैक्ट्री काम नहीं कर रही या वो सर्विस आप ढंग से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि उसकी रिस्क ज्यादा होगी। रिस्क किस बात की ज्यादा होगी, डिफॉल्ट होने की। ओके, तो सर्विस सेक्टर क्रेडिट अभी भी पूरा रिकवर नहीं हो पाया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पैंडेमिक टाइम का जो इफेक्ट था सर्विस सेक्टर पे वो अभी भी चल रहा है, धीरे धीरे रिकवर होगा। ओके, अब देखते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, ये तो करंट अफेयर्स जैसा है, सबको पता है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस पहले से तो इंक्रीज ही होंगे, डिक्रीज नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी हो गई या डिजिटलाइजेशन हो गया किसी भी फील्ड में, इट वुड बी इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। तो ये बहुत कॉमन सेंसिकल है, ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करना। ओके, डिजिटलाइजेशन इंक्रीज हुआ है, पर्टिकुलरली डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हुए हैं इंडिया में। यू ऑल नो यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई इंडिया ने डेवलप किया है। इंडिया में किसने किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यूपीआई क्या है, इट इज द सिंगल लार्जेस्ट रिटेल पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री और इसकी बहुत वाइड एक्सेप्टेंस है। अब आप चाहे आपके पास गूगल पे हो चाहे फोन पे हो कुछ भी हो, एक यूपीआई आईडी होती है और उससे सब पे पेमेंट हो जाता है ना। तो यूपीआई इज द सोल्यूशन, वरना आपको सोचो कितनी प्रॉब्लम होती। पहले होता था ना कि फोन पे है तो ही फोन पे कर पाओगे, पेटीएम है तो ही पेटीएम कर पाओगे, अब कितने ऐप आप इंस्टॉल करोगे। किसी दुकान वाले ने गूगल पे रख रखा है, वहां जा रहे हो तो पहले गूगल पे इंस्टॉल कर रहे हो प्ले स्टोर से, किसी ने फोन पे रख रखा है तो पहले फोन पे करो वरना कैश दो। ओके, तो अब इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किसने कर दिया, यूपीआई ने, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, किसी भी वॉलेट से आप कर सकते हो। ओके, इसकी बहुत वाइड एक्सेप्टेंस है और ये जो जितने भी इंडेक्सेस आते हैं, ठीक है, इंडेक्सेस या फिर एप्लीकेशन या फिर कोई भी नया डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्लेटफॉर्म आता है, इन सबको डेवलप किसने किया, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यूपीएससी में देखोगे लास्ट ईयर के जो ट्रेंड्स हैं, ऐसा कुछ भी अगर नई टेक्निकल चीजें डेवलप हुई है बाय इंडिया तो उन्होंने पूछा है इट इज डेवलप्ड बाय, अगर कोई सिंगल एंटिटी है तो उसका नाम और अगर ज्वाइंटली किया है तो उसका नाम, तो आपको पता होना चाहिए कि डेवलप किसने किया है। ओके, so this UPI particularly is developed by National Payment Corporation India. Okay, अब ये इतना वाइडली एक्सेप्टेड है, इतना अच्छा कंसेप्ट है कि भूटान हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट यूपीआई। भूटान ने भी यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया है। ओके, अब दूसरा एक यहाँ पर नाम दिया है ई रूपी। ई रूपी को किसने एस्टेब्लिश किया है, NPCI in cooperation in association with a lot many डिपार्टमेंट्स, है ना, वो देखते हैं अभी हम। बिल्कुल आ सकता है और आपको कंफ्यूज करने का उनके पास पूरा इसमें स्कोप बनता है। वो क्यों बनता है, देखो बहुत सारे तो हैं, बहुत सारे भी अगर रेलेवेंट लगेंगे ना तो आप उनको सही समझोगे। अगर यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री के बजाय अगर मेटी लिखा होता, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप इजीली ट्रैक हो जाते, उसको सही मान लेते, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ई रूपी की बात हो रही है एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय एनपीसीआई इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ तक तो ठीक है, सही लग रहा है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यहाँ आप सोचोगे ये तो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है। भाई ई रूपी में हेल्थ अथॉरिटी का क्या काम है, सोचोगे ना, तो यहाँ पे उनको स्कोप मिल जाता है ये आपसे सोचवाने का।
देखिए कि आप ऐसा सोचो, वो ऐसा ही करते हैं, आपको एलिमिनेट करना, उनको सिलेक्शन थोड़ी करवाना है सबका, है ना। और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा भी आपने ऑप्शन देख लिया, आप एकदम चौड़ में आ जाओगे, पागल समझा हमको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्यों डेवलप करेगा ई रूपी को, लेकिन फिर आप पागल ही बन जाओगे उस टाइम। तो आपको पता होना चाहिए ई रूपी हैज बीन jointly developed by NPCI and Department of Financial Services, then National Health Authority and Ministry of Health and Family Welfare and some partner banks. कुछ बैंक्स ने भी इसमें काम किया, तो उनका नाम याद नहीं रखना, लेकिन बैंक है इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे हेल्थ और हेल्थ मिनिस्ट्री की और हेल्थ अथॉरिटी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जब रोल आउट किया था पर्टिकुलरली, तो पेंडेमिक के टाइम में जो ट्रांजेक्शन हो रहे थे उनमें जो प्रॉब्लम हो रही थी उसके लिए किया था। तो अब आप इजीली याद कर सकते हो, कोरोना के पेंडेमिक के टाइम पे ट्रांजैक्शंस को स्मूथ करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था, तो इसलिए यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री का रोल है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री वाज द कंसर्न, ठीक है ना। सारे कौन दिख रहा था, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन उस टाइम किसके हो रहे थे, हॉस्पिटल्स के ही हो रहे होंगे, सब हॉस्पिटल ही भाग रहे थे ना। आपके जो घर में फोन भी आते होंगे उस टाइम सब ये पूछते होंगे किसी को क्या हो गया, किसी को क्या, टेलीपैथी भी चल रही थी एंड यू आर गोइंग टू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो उस टाइम ई रूपी को सबसे पहले रोल आउट किया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और हेल्थ अथॉरिटी के साथ उस टाइम पे कोलैबोरेट करना जरूरी था कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है पेमेंट की। आ रही बात समझ में? सो दैट्स व्हाई दीज टू आर एसोसिएटेड विद एनपीसीआई। तो अब कंफ्यूज नहीं होना, हेल्थ मिनिस्ट्री बीच में है। दूसरी चीज, इसमें और यूपीआई में क्या डिफरेंस है, ये पर्सन स्पेसिफिक है और पर्पज स्पेसिफिक है, ठीक है। किसको देना है और किस पर्पज के लिए देना है, पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पज स्पेसिफिक। डिजिटल वाउचर है, बेसिकली वॉलेट की तरह काम नहीं करता, ये एक वाउचर की तरह काम करता है। एसएमएस के थ्रू आपको एक वाउचर मिलेगा, इसको आप यूज कर सकते हो आगे पेमेंट करने के लिए, वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कस्टमर टू हैव अ बैंक अकाउंट। हाँ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, देखो यूपीआई में आपको बैंक अकाउंट होना जरूरी है। आपकी जो यूपीआई आईडी होती है उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वो वही होता है जो बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, ठीक है। अब यूपीआई में और ई रूपी में अगर आपसे कोर डिफरेंस पूछ लिया तो आप ये बोलोगे कि यूपीआई में बैंक अकाउंट होना जरूरी है, इसमें बैंक अकाउंट नहीं भी है तो भी हो जाए क्योंकि वाउचर के थ्रू काम करेगा। क्लियर? सेकेंड थिंग, ये बेसिक फोन में ऑपरेबल होगा, और बेसिक फोन में एसएमएस तो आ ही जाता है ना, उसके लिए एंड्रॉइड की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। इवन विदाउट विद लैक ऑफ इंटरनेट, जहां पर इंटरनेट नहीं चल पाता, कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कुछ जगह पे इंटरनेट नहीं चल पाता, आपके पास कैश भी नहीं है और ऑनलाइन है पैसा लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो उनमें क्या सोल्यूशन होगा, अब ये देखो उस टाइम पे क्यों रोल आउट किया होगा, रिमोट एरियाज में भी बहुत ज्यादा मेडिकल ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, कोई लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन पे है और सामने वाला बोल रहा है पहले पेमेंट करो, तो पहले एंड्रॉइड लेने जाएगा या नेटवर्क लेने जाएगा, है ना। अब आया समझ में क्यों हेल्थ मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको वहां पर एड्रेस करना था। उस टाइम पे ई रूपी डेवलप किया, मतलब रोल आउट किया, पहली बार इम्प्लीमेंट किया। सो इट इज ऑपरेबल इन बेसिक फोन, इट वर्क इवन विद लैक ऑफ इंटरनेट, जहां इंटरनेट की कमी है या नेटवर्क नहीं आता वहां पे भी काम करेगा, क्योंकि इंटरनेट से नहीं चलता, ये एसएमएस से चलता है, मतलब एसएमएस के थ्रू आपके पास वाउचर आएगा और उसको आप आगे पे कर सकते हो। क्लियर? ओके। ई रकम, अच्छा एक इंडेक्स की यहाँ पे बात हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडेक्स अगर कोई इकोनॉमिक सर्वे में लिख दिया ना तो मतलब 100% उसको समझो कि अगर दिख जाएगा किसी को तो वो ले लेगा, है ना। तो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स कौन डेवलप करता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन डेवलप करता है, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई करता है, कोई मिनिस्ट्री नहीं करती, कोई डिपार्टमेंट नहीं करता। डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय आरबीआई। इकोनॉमिक सर्वे में ये बोला है कि इंक्रीज हुआ है, मतलब इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हुई है। ऑब्वियसली हमारा डिजिटल जो कवरेज है वो बढ़ता जा रहा है ना धीरे धीरे। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स यूज किए हैं वो भी आपके लिए एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं कि कुछ जो इंडेक्सेस होते हैं उन पे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, है ना। इनमें से कौन सा पैरामीटर नहीं है कोई पर्टिकुलर इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पैरामीटर हैं, ठीक है। सिंपल है, पेमेंट इनेबलर्स, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में किन किन क्राइटेरिया के बेसिस पे इंडेक्स बनाया गया है। फर्स्ट क्राइटेरिया इज पेमेंट इनेबलर, इनेबलर मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, ओके।
तो वो कितने हैं कंट्री में। सेकंड, पेमेंट परफॉर्मेंस, पेमेंट परफॉर्मेंस कितना अच्छा वो काम कर रहा है जो भी आपने इंट्रोड्यूस किया है प्लेटफॉर्म, ठीक है। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, आपने जो एप्लीकेशन डेवलप की है, कंज्यूमर की कितनी डिमांड उससे पूरी हो रही है, कंज्यूमर सेंट्रिक कितना है, कितना कंज्यूमर बिहेवियर को, कंज्यूमर रैशनल को समझ पा रहा है, ओके। परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, बोथ डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सॉरी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, या मैंने पेमेंट ही बोला था ना, पी यहाँ पर सब जगह पेमेंट है, ठीक है। पे, आपने जो भी डिजिटल पेमेंट के लिए नया एप्लीकेशन डेवलप किया, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए अवेलेबल है, यानी कितने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है इकोनॉमी में। अब जैसे ज्यादा अगर ये होंगे, क्या होंगे, वॉलेट्स होंगे, यूपीआई जैसा कुछ और सिस्टम होगा, ई रूपी जैसे ज्यादा एप्लीकेशंस होंगे जिनके थ्रू आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। डिमांड साइड से भी, यानी डिमांड कितनी है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, लोग कितना डिमांड कर रहे हैं ऑनलाइन पे करना, लोग कितना कर रहे हैं और आप उनको सप्लाई कितना कर रहे हो, कितना आप मौका दे रहे हो उनको पेमेंट करने का, ओके। तो दोनों फैक्टर्स यहाँ पे देखे जाते हैं, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। तो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय आरबीआई। कंपोनेंट्स जो उसमें यूज होते हैं, मतलब कितना डिजिटलाइजेशन हुआ है किसी भी कंट्री में, इंडिया की बात अभी हम कर रहे हैं, तो इंडिया में कितना डिजिटलाइजेशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन, वो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे जज किया जाता है। पेमेंट इनेबलर, पेमेंट परफॉर्मेंस, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, कंज्यूमर को कितना आपने अच्छे से समझा है, एंड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बोथ फ्रॉम द डिमांड साइड एज वेल एज फ्रॉम द सप्लाई साइड। और ये जो इंडेक्स है इसमें इंडिया की जो परफॉर्मेंस है इट हैज इम्प्रूव्ड, मतलब इसमें जो पॉइंट्स हैं हमारे वो इंक्रीज हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि इंडिया इज परफॉर्मिंग वेल इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस और पेमेंट इंडेक्स। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी मतलब आपने कंज्यूमर के बिहेवियर को कितना समझ के उस एप्लीकेशन को बनाया। जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, जो आपको इजी लगता है वो ज्यादा आप डाउनलोड करते हो ना, ठीक है। जो भी पेमेंट आपको इजी लगेगा आप वही करोगे। तो इजी कब है, जब उन्होंने समझा कि आपको ये इजी लग रहा है। तो कंज्यूमर के लिए कितनी ईज है, ओके। Another is NBFC. NBFCs are non-banking financial companies. NBFCs की क्रेडिट ग्रोथ कितनी रही है, इट हैज रिमेन्ड स्लगिश। अब देखो NBFCs की पोजीशन को समझते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज सबसे पहले तो क्या होती हैं, NBFCs डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। ठीक है, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, डिमांड डिपॉजिट नहीं करती, और लोन एडवांस करती है, लेकिन बैंक नहीं होती, एनबीएफसीज होती है ना। तो देखो एनबीएफसीज की जो क्रेडिट ग्रोथ रही है इट हैज रिमेन्ड स्लगिश एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट वुड रिमेन स्लगिश। स्लगिश मतलब बहुत कम रही है, इतनी कुछ ज्यादा इसमें ग्रोथ हुई नहीं है। अब आगे पूरा समझ आएगा। दूसरा देखते हैं, लार्जेस्ट रेसिपिएंट जो रहा है एनबीएफसी में, यानी एनबीएफसी के थ्रू जिनको सबसे ज्यादा क्रेडिट मिला है वो कौन से सेक्टर्स रहे, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। एनबीएफसी ने सबसे ज्यादा लोन जिनको दिया है इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। एनबीएफसी के टोटल एसेट्स भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन टोटल लायबिलिटीज भी इंक्रीज हुई हैं। लायबिलिटी मतलब एनबीएफसी ने भी कहीं से बोरो किया होगा, ठीक है। जो उनकी ओवरऑल नेट बोरोइंग्स हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं। एनपीए हायर था। अब आई पूरी कहानी समझ में। एनबीएफसी का जो एनपीए है इट वाज हायर। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनबीएफसी ने किस किस को ज्यादा लोन दिया था, इंडस्ट्री को, सर्विसेज को। सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर कौन से थे, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो यहाँ जो लोन दिया होगा वो रिकवर हुआ होगा नहीं, एनपीए ज्यादा है। जब एनपीए ज्यादा है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, वापस ही नहीं आया ना। दूसरा ये ज्यादा है तो कहीं ना कहीं से अब आगे लोन देने के लिए बोरोइंग की होगी, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। जितने एसेट इंक्रीज हुए थे उससे ज्यादा लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, इसलिए क्रेडिट ग्रोथ इसकी क्या है, स्लगिश है। क्लियर। एनबीएफसी का एनपीए इंक्रीज हो गया है ना। एनपीए क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि इन्होंने एनबीएफसी ने जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है इन्होंने सबसे ज्यादा लोन किसको दिया, इंडस्ट्री और सर्विसेज को। एंड इंडस्ट्री एंड सर्विसेज वर दी वर्स्ट हिट ड्यूरिंग दी पेंडेमिक। तो यहाँ से लोन वापस नहीं आया, एनपीए हो गया। तो एनपीए हो गया तो एसेट रिड्यूस हो गए,
लेकिन गवर्नमेंट के कुछ एफर्ट्स की वजह से थोड़े बहुत जो एसेट्स इंक्रीज हुए थे उससे भी कुछ ज्यादा फायदा यहाँ पर हुआ नहीं। ओके, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई और इसलिए क्रेडिट ग्रोथ जो है इसकी बहुत नहीं हो पाई। क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब एक कंसेप्ट है यहाँ पे फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है? सी, फैक्टरिंग ऐसी जो टर्म्स मेंशन्ड होती है ना इकोनॉमिक सर्वे में, अब जैसे फैक्टरिंग लिख दिया यहाँ पे, प्रीलिम्स में आपसे पूछ लेंगे फैक्टरिंग क्या होता है, पूछ सकते हैं, मतलब पेपर मैं तो बना नहीं रही है ना, पूछ सकते हैं, ठीक है। फैक्टरिंग क्या है? इट इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लिक्विडिटी वर्ल्ड वाइड, स्पेशली फॉर एमएसएमई। पूरी दुनिया में ये किया जाता है, ऐसा नहीं इंडिया में ही है। तो वर्ल्ड वाइड फैक्टरिंग क्या है? लिक्विडिटी बढ़ाने का एक तरीका होता है, आगे देखते हैं कैसे काम करता है ये। और पर्टिकुलरली जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती है उनमें कैसे लिक्विडिटी बढ़ाई जाए, यानी उनको कैसे ज्यादा पैसा मिले, वो उनका एसेट्स कैसे ज्यादा बढ़े, तो उसके लिए फैक्टरिंग की जाती है। फैक्टरिंग बेसिकली क्या होता है? इट इज अ ट्रांजैक्शन वेयर एन एंटिटी सेल्स इट्स रिसीवेबल्स। अच्छा, हमने देखा था, एक देखा था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, बिल डिस्काउंटिंग, किस में देखा था? बैंक रेट। बैंक रेट जो होती है वो किसके अगेंस्ट में होती है? रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। उसमें देखा था हमने कि जैसे अगर कोई कमर्शियल बैंक है, उसके पास कोई बिल ले जाता है तो वो उसको रीडिस्काउंट कर सकता है ना। मतलब आज जो पैसा मिलना था अगर नहीं मिल पाया, किसी के पास कोई बिल है ना, आपने कुछ खरीदा किसी दुकानदार से, उसके पास बिल है कि मेरे पास ये और अगले महीने मेरे पास इसका पैसा आना है, उसने बोला मैं अभी नहीं दे सकता, है ना। तो तब तक के लिए अगर आपको इमीडिएटली कैश की जरूरत होती है तो आप उसको बैंक में जाके रीडिस्काउंट करवा सकते हो, वो होता है रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। फैक्टरिंग क्या होता है? इट इज अ ट्रांजेक्शन वेयर एन एंटिटी सेल्स इट्स रिसीवेबल ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर टू थर्ड पार्टी। जो किसी कस्टमर से किसी एंटिटी को मिलना था, जो भी रिसीवेबल था, अच्छे से समझ लेना इसको, किसी कस्टमर से मिलना था उसको किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देती है जो ड्यू है। और अगर अभी पेमेंट की जरूरत है तो उस जो ड्यू इनवॉइस है उस इनवॉइस के बेसिस पे वो क्या कर देगी? किसी थर्ड पार्टी को दे देगी। अब वो थर्ड पार्टी कौन होगा? यानी वो फैक्टर कौन होगा जिसको हम फैक्टर बोल रहे हैं? कोई बैंक हो सकता है, कोई एनबीएफसी हो सकती है ना। फॉर इमीडिएट फंड, तुरंत अगर पैसों की जरूरत है तो। इसका ऑल और पार्ट ऑफ इनवॉइस कैन बी सोल्ड। यहाँ पर क्या है? या तो पूरी इनवॉइस का अमाउंट भी आप बेच सकते हो, उसका पार्ट भी बेच सकते हो टू अ फैक्टर। फैक्टर देन कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम द बायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड अर्न्स अ कमीशन इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। फैक्टर कौन है? बैंक। तो पैसा अब वो किससे कलेक्ट करेगा? बैंक पैसा किससे कलेक्ट करेगा? जिस बायर से वो रिसिप्ट मिली है, यानी जिसने वो सामान खरीदा था, ठीक है। बायर ऑफ गुड किससे पैसा लेगा? फैक्टर, बायर ऑफ गुड, और उस पे उसको एक कुछ कमीशन मिलेगा। फैक्टरिंग तभी होगी ना, कोई भी इस बीच में तभी आना चाहिए ना थर्ड पार्टी, जब उसको कमीशन मिल रहा होगा। आया समझ में फैक्टरिंग क्या है? पहले इतना समझ लो। आ रहा है समझ में? फैक्टर कौन है? बैंक है, ठीक है। सपोज आप सब सेलर हो, किसी पर्टिकुलर सामान को आप बेच रहे हो, आपसे किसी ने कुछ खरीदा, ठीक है, लेकिन उसका पेमेंट अभी ड्यू है, कुछ लार्ज अमाउंट था तो आपने कहा थोड़ा बाद में दे देना, पेमेंट अभी ड्यू है, रिसीट आपके पास है, उसके पास भी है बिल, इनवॉइस जिसको कहते हैं। अब उस बीच में जब वो पेमेंट नहीं आ रहा, आपको इमीडिएटली फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे? उस बिल को लेके किसी बैंक के पास चल जाओ, उसको बोलो मेरे को पैसा चाहिए। तो आप क्या करो? बैंक को बोलोगे कि बैंक उस बायर से वो पैसा निकाले, ठीक है। बैंक उसको दे देगा और फिर बैंक उस बायर से, यानी वो फैक्टर उस बायर से बाकी अपना पैसा निकाल लेगा, ठीक है, और इस बीच में उसको कमीशन मिलेगा। ये समझ आ गया? दैट इज कॉल्ड एज फैक्टरिंग। ओके, अब आगे देखते हैं कि सबसे पहले तो इसमें और बिल डिस्काउंटिंग में क्या डिफरेंस है। बिल डिस्काउंटिंग किसमें होता है? बैंक रेट में, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म लोन देता है। हाँ, जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म लोन देता है। बिल डिस्काउंटिंग और इसमें क्या डिफरेंस है? बिल डिस्काउंटिंग में सिर्फ सर्टेन अमाउंट आप क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो बिल का। उसमें हमने क्या प्रोविजन देखा था? पूरा भी कर सकते हो सेल, पूरा भी सेल कर सकते हो। आ रहा है समझ में? फैक्टरिंग समझ आ गया। और फैक्टर जो होगा, यानी जो बैंक होगा जिसके पास आप वो इनवॉइस लेकर जाओगे, वो बायर से उस पैसे को बाद में कलेक्ट कर लेगा। ओके, करेंगे, आगे करेंगे, कैसे करेगा देखते हैं आगे। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, पहले इतना समझ आ गया। ओके, अब हम डिफरेंस देख रहे हैं किसके बीच में? बिल डिस्काउंटिंग एंड फैक्टरिंग। इनमें डिफरेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं।
बिल डिस्काउंटिंग में क्या है, सिर्फ सर्टेन परसेंटेज आप सेल कर सकते हो, उसमें पूरा अमाउंट भी कर सकते हो। सेकंड थिंग, सेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसमें जो सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इनवॉइस बाय बायर टू दी फैक्टर। उसमें क्या था, सेलर कलेक्ट करेगा बायर से और वो फैक्टर को देगा। यहाँ पे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल कौन है, बैंक यानी फैक्टर। ओके क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ आया। उसमें क्या है, बिल डिस्काउंटिंग में जो सेल कर रहा है उसको, जो सेलर है, जो बैंक के पास गया है कि खरीद लो मुझसे, है ना, और मेरे को पैसा दे दो इमीडिएटली, मुझे फंड चाहिए, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बायर से वो पैसा लेके, सेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इनवॉइस बाय बायर टू द फैक्टर। उसको जितना पैसा उस टाइम चाहिए था मिल गया, अब रीपे उसकी करने की जिम्मेदारी है कि वो बायर से लेके बैंक को रीपे करे। लेकिन फैक्टरिंग में किसकी जिम्मेदारी है, द फैक्टर इटसेल्फ कलेक्ट फ्रॉम दी बायर। ओके, बायर ऑफ व्हाट, बायर ऑफ गुड्स, जिससे वो बिल जनरेट हुआ। ओके, अब फैक्टरिंग में दो चीजें होती है। अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन है कि बैंक कैसे कलेक्ट करेगा, ठीक है, तो बैंक कर लेगा जैसे भी करना है, उसमें आप लोगों को क्या करना है, वो उनकी प्रोसेस है। अब जैसे सेलर ने किया होगा, उसने कैसे भी किया, फोन करके किया, बुला के किया, उससे अपने को लेना देना नहीं है ना। अपने को मैकेनिज्म याद रखना है कि बिल डिस्काउंटिंग में जो सेलर है वो कलेक्ट कर रहा है और इसमें बैंक डायरेक्ट उससे कलेक्ट कर रहा है। दिस इज इम्पोर्टेंट ओनली। तो फैक्टरिंग इज ऑफ मेनी टाइप, जिसमें दो यहाँ पर दिए हुए हैं, विद रिकोर्स, ठीक है, एंड विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है, जो सेलर है, सेलर हैज टू पे बैक द एडवांस टेकन फ्रॉम फैक्टर इफ बायर ऑफ गुड्स फेल्स टू पे। समझ आ रहा है, सेलर क्या करता है, पे बैक करता है एडवांस टेकन फ्रॉम दी फैक्टर। एडवांस किससे लिया था, सेलर ने बैंक से लिया था कि मुझे अभी पैसे की जरूरत है, मुझे दे दो, तो वो एडवांस ही तो था ना। बैंक लॉस क्यों करेगा, बैंक को तो वापस मिलना है वो, ठीक है। तो उस एडवांस को सेलर वापस करता है इफ बायर ऑफ गुड फेल्स टू पे। हमने देखा कि फैक्टरिंग में बैंक यानी फैक्टर डायरेक्टली बायर से रिकवर करता है पैसा, ठीक है। तो फैक्टर बायर से रिकवर करने में अगर फेल हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जो एडवांस लिया था सेलर ने, उसकी जिम्मेदारी बनती है बैंक को वापस देने की। उसको कहते हैं विद रिकोर्स। ओके, बैंक क्यों घाटा झेलेगा, उसको तो पैसा वापस मिलना चाहिए ना। तो विद रिकोर्स मैकेनिज्म में क्या होता है, seller has to pay back the advance taken from the factor, which is a bank or NBFC, if buyer of good fails to pay. Is it clear to everyone? आया समझ में? यस मैम। आ गया। अब यहाँ पर देखो, नॉन विदाउट रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स में क्या होता है, फैक्टर बियर द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। दो टाइप के होता है, एक तो जिसमें फैक्टर यानी बैंक डिफॉल्ट बियर नहीं कर रहा, वो बोल रहा है आप हमको हमारा पैसा वापस लाके दो, हम बायर से नहीं ले पा रहे, वो नहीं दे पा रहा है ना। दूसरा होता है जिसमें बैंक ही डिफॉल्ट रिस्क अपने ऊपर लेता है कि हम जैसे तैसे, चलो नहीं आया, तो ये प्रोविजन नहीं होता कि सेलर को उसको एडवांस रीपे करना पड़ेगा, बैंक की रिस्क होती है फिर वो कि डिफॉल्ट हो गया तो हो गया। अब इससे क्या होता है, एमएसएमईज को, खासकर एमएसएमईज को अगर कहीं इमीडिएटली फंड की रिक्वायरमेंट है तो उनके पास जो पेंडिंग बिल्स हैं जिनका पेमेंट आना बाकी है, वो उससे फैक्टरिंग कर सकते हैं और लिक्विडिटी जनरेट कर सकते हैं। तो फैक्टरिंग इज पर्टिकुलरली इंट्रोड्यूस फॉर एमएसएमईज। अगर ये स्टेटमेंट कहीं दिखता है तो इट वुड बी करेक्ट। ओके, टू सॉल्व लिक्विडिटी इश्यूज ऑफ एमएसएमईज एंड ले डाउन अ लीगल फ्रेमवर्क, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 इनेक्टेड। अब फैक्टरिंग को प्रॉपर एक एक्ट रेगुलेट करता है, यानी कितनी वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस होगी आप सोच सकते हो, है ना। एक लीगल फ्रेमवर्क भी है इसके लिए, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011। अगर आपको ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल जाता कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फैक्टरिंग एक्ट ऑफ 2011 नहीं लिखा होता, फैक्टरिंग एक्ट, ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन होते कि ये ब्रिटिशर्स लाए थे इंडियन फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पहला ऑप्शन, उसी को सही मान लेते, क्योंकि फैक्टरिंग से आप फैक्ट्री समझते, जब तक आपको पता नहीं था कि फैक्टरिंग क्या है ना, पहली बार में सही मान लेते और गलत हो जाता आपका, आप बाहर, ठीक है। तो ऐसे वो क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए टर्म से प्ले करते हैं। यहाँ पे फैक्टरिंग है, उनको पता है फैक्टरिंग से बच्चे फैक्ट्री भी सोच सकते हैं, है ना, फैक्टरिंग यानी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटी, ऐसा भी सोच सकते हैं वो। तो क्या करेंगे, ऑप्शन दे देंगे कि ब्रिटिशर्स ने एक्ट लाया था इंडियन फैक्ट्रीज की एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है। फैक्टरिंग एक्ट किसको रेगुलेट करता है, द फिनोमिना और द प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग। ओके, ब्रिटिशर्स नहीं लाए, हम ही लाए थे इसको। और ये जो एक्ट है इसको प्रॉपर एक्ट बनाया गया 11 में, इस पूरी फैक्टरिंग की प्रोसेस को लीगलाइज करने के लिए। और इंडियन फैक्टरिंग एक्ट 2011 के तहत
4 टाइप की एंटिटीज को अलाउ किया गया है फैक्टरिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए। 4 टाइप की कौन कौन है? बैंक, फैक्टर तो वही है बैंक, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, अगर कोई एक्ट से थ्रू कोई कॉर्पोरेशंस बनी है वो, ठीक है, या फिर एनबीएफसीज, बैंक और एनबीएफसीज हो गया, एंड कंपनीज, कंपनीज अपना बिल ले जा सकती हैं क्योंकि इतना हैवी अमाउंट जो ड्यू होता है वो कंपनीज का ही होता है, राशन शॉप पे तो कहाँ ही होता है इतना, ठीक है। तो कौन कौन है एंटिटीज जो इसमें प्ले कर सकती हैं रोल? बैंक, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, एनबीएफसीज एंड कंपनीज। ओके, स्टार्टअप्स नहीं आएंगे, स्टार्टअप्स नहीं आएंगे, सिर्फ बैंक, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, एनबीएफसीज एंड कंपनीज, स्टार्टअप्स नहीं आएंगे क्योंकि स्टार्टअप्स तो बहुत रिस्की होते हैं, ठीक है, उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते इस प्रोसेस में। अब देखो यूके सिन्हा कमेटी के बारे में भी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, तो बहुत डिटेल में नहीं जानना क्या क्या इसमें अमेंडमेंट किए थे, कौन सी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की, क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है सिलेबस से। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, यूके सिन्हा कमेटी इज रिलेटेड टू व्हाट? यूके सिन्हा कमेटी इज रिलेटेड टू एमएसएमई, सिंपल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड एक कमेटी थी, उसमें कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए थे, इस इनकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया था, और फिर ये जो एक्ट है इसको थोड़ा अमेंड किया था एमएसएमई की प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए और लिक्विडेशन इंक्रीज करने के लिए। क्लियर? तो यूके सिन्हा कमेटी इज रिलेटेड टू एमएसएमईज, और इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, दोज रिकमेंडेशंस वर एक्सेप्टेड, एंड accordingly factoring regulation act 2011 was amended in 2021। वो जो recommendations हैं बहुत टेक्निकल हैं, तो वो आपके लिए सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इंक्लूड नहीं की। ओके, then is another thing is fund mobilization increase in equity and capital market। अब हम ये देख रहे हैं जो कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट है, ओवरऑल उसकी पोजीशन क्या रही है एक साल में, वहां से उसके थ्रू जो फंड मोबिलाइज हुआ है इंक्रीज हुआ है, यानी शेयर्स इक्विटीज के थ्रू जो पैसा आया है इंक्रीज हुआ है ओवरऑल इकोनॉमी में। ओके, फंड मोबिलाइजेशन। देन एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स, अब एक ही इंडेक्स और है, एक अभी हमने देखा डिजिटल ट्रांजैक्शंस, दूसरा इंडेक्स भी लिखा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स, ये कुछ इंटरनेशनल नाम है, मॉर्गन स्टैनले ऐसे करके, है ना। तो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स का काम क्या होता है? इट ट्रैक्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ की कंपनीज इन फास्ट ग्रोइंग नेशंस। ये आपको क्या बताता है? जो फास्ट ग्रोइंग नेशंस हैं, बहुत तेजी से जो डेवलप हो रहे हैं, उनकी जो की कंपनीज हैं, जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, यानी किसके शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, किसके नीचे जा रहे हैं, है ना। वो सारी जो लिस्टिंग होती है एनएसई बीएसई पे, तो उनकी परफॉर्मेंस बताता है। अभी क्यों बताता है? इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको आइडिया लगता है ना कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो भी तो कहीं सर्च करके जाते होंगे कि अभी इंडिया की इस कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, तो हम यहाँ इन्वेस्ट कर लेते हैं, है ना। तो एक ऐसा इंडेक्स भी है जो ये बताता है कि जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं उनमें जो की कंपनीज हैं उनकी क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। ओके, अब देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की यहाँ बात हो रही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, सपोज कोई फैक्ट्री आके अपने यहाँ पे सेटअप कर दी, एफडीआई हो जाएगा। एफपीआई जो है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? जब शेयर स्टॉक इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट आता है, मतलब आपकी डायरेक्ट कंपनी नहीं खोली, किसी इन्वेस्टर ने आके आपकी इकोनॉमी में किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो क्या होता है? एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, नहीं, इंस्टीट्यूशनल अलग होता है। इंस्टीट्यूशनल होता है जो इंस्टीट्यूशन कर रहा है, ओके, ये इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। एफपीआई इज लोअर देन द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एफपीआई कम है अभी। व्हाई सो मच ड्यूरिंग पैंडेमिक? अब यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है, आप लोगों को मैंने बताया था ना एक बार कि एक इंपॉर्टेंट फीचर इंडियन कैपिटल मार्केट का जो अभी ट्रेंड में चल रहा है कि पैंडेमिक के टाइम में जब सब जगह ग्रोथ कम हो रही थी, सब कुछ बंद था, इंडिया में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ था, बहुत ही ज्यादा आ रहा था, मतलब इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि कैसे हमारे यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है। तो वो पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत ही रेडिकल एक कंसेप्ट हो गया ना कि ग्रोथ तो कम हो रही इकोनॉमी की, फिर भी इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों कर रहे हैं आपकी कंट्री में इतना, है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो व्हाई सो मच ड्यूरिंग पैंडेमिक, मतलब पैंडेमिक के टाइम पे एफपीआई इतना क्यों हो रहा था। ओके, इन्वेस्टर्स फेथ इन इंडियन इकोनॉमी। अब देखो पैंडेमिक तो था लेकिन गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूअसली पैकेजेस दे रही थी,
फिस्कल स्टिमुलस दे रही थी अलग अलग सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, तो उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा था क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही थी उस टाइम पे। सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी पॉजिटिव जो थी वो इंडियन गवर्नमेंट की थी। इंडियन गवर्नमेंट काफी फिस्कल स्टिमुलस दे रही थी, अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को ध्यान में नहीं रखते हुए, उसकी चिंता नहीं करते हुए एक्सपेंडिचर काफी कर रही थी। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का फेथ था इंडियन इकोनॉमी में कि इंडियन इकोनॉमी रिकवर करेगी, तो पैसा लगाना है लगा दो, उससे लॉस नहीं होगा। फर्स्ट रीजन इज क्लियर। ओके, सेकंड, government packages to revive the growth. As we have discussed earlier, गवर्नमेंट ने काफी सारे पैकेजेस दिए अलग अलग सेक्टर्स को ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए। कहीं पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाया, कहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया, कहीं क्रेडिट गारंटी दी, कहीं पर कुछ फ्री वो भी दिए, फूड एडवांसेस दिए, मतलब फूड ग्रेन्स दिए, और सब्सिडीज दी, PLI लाए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गवर्नमेंट, प्रोडक्शन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स लाई जिनके थ्रू ग्रोथ वाज एक्सपेक्टेड, लग रहा था कि ग्रोथ होगी, तो जब लगेगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो स्पेकुलेशन के बेसिस पे होता है ना फाइनेंशियल मार्केट में। क्लियर? थर्ड, फास्टर ग्रोथ रिवाइवल। दूसरा, हमने ये देखा कि जब पैंडेमिक कम हुई तो पैंडेमिक से लेके अभी तक FPI ज्यादा क्यों आ रहे थे? क्योंकि ग्रोथ हम जल्दी कर रहे थे। ठीक है, जितना हमारा नुकसान हुआ, हमने रिकवरी काफी अच्छी की है। हमने शुरू में GDP का एक्सपेक्टेड देखा था 9.2%, है ना, रियल GDP की रेट। इन सब फैक्टर्स की वजह से इंडिया में पैंडेमिक के टाइम में भी हमारे पास अच्छा खासा FPI आ रहा था। ओके, लेकिन अभी रिसेंटली जो है ना, पिछले साल से कम है। अभी ऐसा नहीं है कि अभी वो कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बात ये है कि पिछले साल में कुछ ज्यादा कर दिया, तो पिछले साल के कंपैरिजन में अभी कम लग रहा है। ओके, पहले इतना वो पॉजिटिव थे इंडिया की ग्रोथ को लेके, स्पेकुलेशन इतना अच्छा था कि गवर्नमेंट जो है इतने सारी स्कीम्स ला रही है, पैकेजेस दे रही है, तो इस कंट्री की ग्रोथ वापस बहुत तेजी से होगी। उस चक्कर में ज्यादा FPI आ गया, अब के कंपैरिजन में तब ज्यादा था। क्लियर टू एवरीवन? ओके, इंश्योरेंस सेक्टर को देख लेते हैं। इंश्योरेंस हमने देखा, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमने देखा कितना ज्यादा कवर किया गया है ना। तो दो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में क्लासिफिकेशन किए गए इंश्योरेंस के। एक बात की गई है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की, एंड अनदर इज इंश्योरेंस डेंसिटी। तो आपको इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी डायरेक्ट आ सकता है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को यहाँ पे क्या डिफाइन किया है? परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू GDP। आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है, GDP का कितना परसेंटेज मिल रहा है। ठीक है, अगर ग्रोथ हो रही है तो ज्यादा इंश्योरेंस मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर GDP का परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस ज्यादा है, इसका मतलब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अच्छा है। तो आप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ये कब कह सकते हो? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ये तब कह सकते हो व्हेन परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू GDP इज इंक्रीजिंग। तो ये डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है, इसमें इफ बट का कोई स्कोप नहीं है, यही डेफिनेशन है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू GDP का कितना परसेंटेज मिल रहा है। एंड डेंसिटी क्या है? रेशियो ऑफ प्रीमियम टू पॉपुलेशन। डेंसिटी जैसे हमने देखा था, पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं, कितने लोग एक ही जगह में रह रहे हैं ना। ऐसे इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है कि कितनी पॉपुलेशन को आप वो प्रीमियम दे रहे हो। तो अगर डेंसिटी ज्यादा है मतलब ज्यादा पॉपुलेशन को आपने कवर किया है। ओके, रेशियो ऑफ प्रीमियम टू पॉपुलेशन, अब दोनों इंक्रीज हुए इंडिया में। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये स्टेडीली इंक्रीज हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, शार्पली नहीं हुआ। दूसरा, इंश्योरेंस डेंसिटी भी इंक्रीज हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये धीरे धीरे हुआ है, बहुत शार्प इंक्रीज इनमें नहीं हुआ। इंश्योरेंस सेक्टर धीरे धीरे और डेवलप हो रहा है इंडिया में। तो इंक्रीज आपको याद रखना है, डिक्रीज याद नहीं रखना। इंक्रीज हुआ है, दोनों इंक्रीज हुए हैं, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एज वेल एज इंश्योरेंस डेंसिटी। ओके, अब देखो इंडिया, यहाँ पर एक नोट था, इंडिया इज एट पार विद वर्ल्ड इन लाइफ इंश्योरेंस बट नॉट इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ये नोट इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ था कि जो वर्ल्ड वाइड जितना इंश्योरेंस कवर है ना, लाइफ इंश्योरेंस के लिए इंडिया काफी अच्छा है, उसमें काफी आगे, जितना वर्ल्ड वाइड दिया जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस, इंडिया उतना दे रहा है। लेकिन अभी हम कहाँ पर पीछे हैं? नॉन लाइफ इंश्योरेंस में, जैसे कार के लिए, मोटर व्हीकल्स, किसी भी मोटर व्हीकल के लिए, है ना, या एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के लिए। ओके,
हाउसिंग के लिए भी मिलती है क्या, है ना? हाँ, होम लोन पे मिलता है इंश्योरेंस, ठीक है। तो जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कवर है उसमें इंडिया पीछे है और लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादा है। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस में तो हम वर्ल्ड वाइड है। कमी कहाँ पर आ रही है अभी सबसे ज्यादा? नॉन लाइफ। तो हमको किसको डेवलप करना है? नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एज वेल एज डेंसिटी, दोनों को कवर करना है। ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी इन इंडिया हैज इंक्रीज। ओके, पेंशन का स्टेटस देखते हैं। पेंशन का स्टेटस ये है इकोनॉमी में कि पेंशन के जो सब्सक्रिप्शन है, यानी जिन जिन लोगों को पेंशन मिलनी है और ऐड हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। फर्स्ट थिंग, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल सिक्योरिटी नेट में आ रहे हैं। आ रहा है पॉइंट समझ में? सोशल सिक्योरिटी नेट कब आएगा? जब फॉर्मल सेक्टर इंक्रीज होगा। इसका मतलब आप एक और चीज लिंक कर सकते हो कि फॉर्मल सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो पेंशन के सब्सक्रिप्शन ओवरऑल इंडिया में इंक्रीज हुए हैं। यानी आप क्या कनेक्ट कर पा रहे हो इससे कि सोशल सिक्योरिटी नेट में ज्यादा लोग जुड़ गए। पेंशन से आपको क्या समझना है? सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी कौन से सेक्टर में दी जाती है? फॉर्मल सेक्टर में। अगर वो इंक्रीज हुआ है तो मतलब फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी में। तो 2 पॉइंट निकल के बन गए इससे, एक ही टॉपिक से, है ना। और इसमें जेंडर गैप भी रिड्यूस हुआ है। अब ज्यादा वुमेन काम कर रही हैं, ज्यादा वुमेन फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं, तो ज्यादा वुमेन सोशल सिक्योरिटी नेट में होंगी, तो इनके बीच का जो गैप था वो भी कम हो रहा है। आप देख रहे हो वुमेन का वर्क पार्टिसिपेशन रेशो भी तो बढ़ रहा है ना। आ रहा है समझ में? ओके, आते हैं आईबीसी पे। आईबीसी का क्या पोजीशन है? आईबीसी इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो एनपीएस को रिजॉल्व करने के लिए लाया गया था, है ना। इसने सारे बाकी कोड्स को सबस्यूम कर लिया था। अब मेन जो कोड है वो आईबीसी है। आईबीसी के बारे में ये लिखा था कि अच्छा खासा काम कर रहा है। आईबीसी को जिस पर्पज से बनाया गया था, आईबीसी इज ऑन दी राइट पाथ। आईबीसी से काफी फायदा हुआ है, एनपीएस कम हुआ है ओवरऑल इकोनॉमी में, तो आईबीसी अच्छा काम कर रहा है। एक बात यहाँ पर लिखी थी कि आईबीसी जो है ना अभी सिर्फ नेशनल एनपीएस को कवर कर रहा है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है हमारा, वो सिर्फ हमारी टेरिटरी के अंदर ऑपरेट कर रहा है। इट इज नॉट फॉर क्रॉस बाउंड्री इंसॉल्वेंसी। आया समझ में? यहाँ पे भी दे कैन ट्रैप यू। आपको लिख देंगे कि आईबीसी इज ऑल्सो फॉर क्रॉस बाउंड्री इंसॉल्वेंसी। हो सकता है ना कि आपसे किसी बाहर वाले ने भी लोन लिया, उसने भी वापस नहीं रीपे किया हो, ये भी तो हो सकता है। तो क्रॉस बाउंड्री इंसॉल्वेंसी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी आईबीसी इज नॉट देयर फॉर क्रॉस बाउंड्री इंसॉल्वेंसी। तो नॉट देख के उसको ये नहीं समझना कि ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये गलत ही होगा, ये सही है। 85% चांसेस होते हैं, 15% सही होने के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर ये सही होगा क्योंकि आईबीसी इज ओनली फॉर नेशनल इंसॉल्वेंसी, that is within the boundary of India. Okay, yeah. Now see, ये जो 21-22 जो साल रहा है, जैसे मैंने भी आपको बताया, एक्सेप्शनल ईयर रहा है किसके लिए? कैपिटल मार्केट के लिए। एक तो हमने देखा 20 में भी जब पैंडेमिक था तब भी एफपीआई ज्यादा आ रहे थे, और अभी भी कैपिटल मार्केट के लिए काफी अच्छा रहा है क्योंकि आईपीओ के थ्रू सबसे ज्यादा फंड रेज हुआ है। हमने अभी ऊपर एक पॉइंट देखा था कि जो फंड मोबिलाइजेशन है वो इंक्रीज हुआ है कैपिटल मार्केट में। फंड मोबिलाइजेशन इंक्रीज हुआ मतलब इक्विटी और इन सब के थ्रू पैसा आया है। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर बात लिखी थी लास्ट में कि जो आईपीओ होते हैं, आईपीओ सबको पता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी जब पहली बार अपना शेयर देती है, लॉन्च करती है, प्राइमरी मार्केट आईपीओ। उसके बाद जब आप खरीदते हो, आगे बेचते हो, वो सेकेंडरी मार्केट होता है। लेकिन जब कंपनी पहली बार अपना इशू करती है शेयर या स्टॉक, उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब पहला, शुरुआती। प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं? यानी पहली बार कंपनी ने इशू किए, अब उसको आप लोगे फिर आगे बेचोगे, आगे, है ना, तो वो तो सेकेंडरी हो जाएगा। तो आईपीओ के थ्रू जो है बूम, यानी बहुत एक्सेप्शनली फंड रेज हुआ है। बूम क्या होता है? एकदम ग्रोथ होती है जिसमें पीक पे होती है ग्रोथ। तो फंड रेजिंग एक्सेप्शनली हुई है, बूम इन फंड रेजिंग थ्रू आईपीओ बाय कंपनीज ने, यानी काफी आईपीओ के थ्रू पैसा जनरेट किया है। काफी आईपीओ इशू किए, लोगों ने खरीदे तो पैसा जनरेट हुआ। क्लियर? आई होप समझ आ गया सबको। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।